इस एपिसोड में सारे एपिसोड्स को मर्ज कर दिया, तो आप अगर चाहें तो फुल वीडियो देख सकते हैं एक साथ। आज से हम एक बहुत ही कमाल की सीरीज जिसका नाम वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड है उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अभी ये मानवा एक्सप्लेनेशन है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और एक नैरेटिव वॉइस हमें बताती है इसके बारे में। सीरीज में हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उसकी कई सारी बीवियां होने वाली हैं। इस सीरीज में एक्शन, ड्रामा, थ्रिलिंग सब कुछ है। आपको बस ये करना है कि इत्मीनान से पॉपकॉर्न ले और बैठ के सीरीज का आनंद ले। इस एपिसोड में हमें शिन फैमिली का विला दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बहुत मुक्के लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जोर जोर से मुक्के मारता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है उसका नाम शन जियांग है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा पीछे से आता है और तालियां बजाते हुए कहते हैं, वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। कुछ ही दिनों में तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अपने मुक्कों से तुमने लकड़ियों को तोड़ दिया। ये शिन फैमिली का यंग मास्टर शन जेन हुआ होता है। ये हमारे शनजियांग को बोलता है इस तरह से टॉन्ट मार के। शनजियांग बोलता है, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? बोलता है कि मैं बस बता रहा था तुम्हें कि शिन फैमिली को शर्मिंदा ना करना। फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है और पास में रखे 4 वुड लॉक्स को एक ही बार में कट कर देता है। उसके चमचे तो ये देख के बहुत हैरान हो गए थे। वो दोनों शिन जेन हुआ की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर बहुत स्ट्रांग हो। जेन हुआ बोलता है कि शिन जियांग, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन तब तक इसका कोई फल नहीं हो जब तक तुम्हारे पास खुद कोई स्पिरिचुअल वेन नहीं होगी। बिना किसी स्पिरिचुअल वेन के तुम एकदम ट्रैश हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। अपने फादर के बारे में ऐसी बातें सुन के जियांग भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में बोलने की, कभी कभी माफ़ी मांगो। जैन हुआ कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पिता के पास हमारे सेक्ट का पैट्रियार्क बनने का मौका है, लेकिन तुम जैसे ट्रैश की वजह से उनके पास तो अब वो क्वालिफिकेशन भी नहीं रही। तो अब इतने ज़्यादा बुढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं कि हार्डली तुम्हारा और अपना ख्याल रख पाते हैं। ऐसी बातें सुनकर जियांग बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? कह के वो जेनुआ पे अटैक करता है। अगले पल जियांग जेनुआ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ा सा कट लग जाता है। एक ट्रैश और गरीब लड़के से कट लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब तुमने अपनी मौत को दावत दी है, मुझे मत कहना, अब मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। जियांग कहता है कि जेनुआ बस 4th मॉर्टल मार्शल रियान पर है। वो सिर्फ अपनी पावर्स के दम पर ही इधर उधर उड़ते रहता है। प्रैक्टिस तो कतई नहीं की है इस बंदे ने। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसे फिजिकल एबिलिटीज में पीछे कर सकूं। मौका मिलते ही वो जियांग के पेट पे एक कमाल का मुक्का जड़ देता है। वही मुक्का था जिसकी प्रैक्टिस इतने दिनों से करता आ रहा था। इसकी पावर्स देखकर तो उसके साथी भी कहते हैं कि मास्टर को क्या हुआ, कहीं हमारे यंग मास्टर इस ट्रैश से हार तो नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ उस मुक्के के इम्पैक्ट की वजह से हमारे जियांग की हड्डियां भी टूट चुकी थी, लेकिन उस बेवकूफ़ को तो कुछ नहीं हुआ था। उसने जो आर्मर पहना था उससे उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। मौका मिलने पर वो घूमकर अब हमारे जियांग को एक कमाल का करारा जवाब देता है और वो जोरदार इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जियांग की पूरी एनर्जी ही लॉस्ट हो चुकी थी। जेनुआ के चमचे कहते हैं कि मास्टर, क्या आप 4th मार्शल रियान पे पहुंच चुके हो, बिकॉज आपने इतनी जल्दी इस ट्रैश को हरा दिया। फिर जेनुआ अपना बदला लेते हुए एक और कमाल की पावर्स का अटैक करता है, जिससे हमारे जियांग के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो एक बहुत इंटेंस पेन को फील कर पा रहा हो। पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो जाके पीछे दीवार में टकरा जाता है। इसके कारण वो पूरी की पूरी दीवार ही नष्ट हो चुकी थी। जेनुआ यहीं तक नहीं रुकता, वो अपने सबसे पावरफुल गीगा इम्पैक्ट का भी अटैक करता है। चारों तरफ पर खच्चे उड़ चुके थे हर चीज़ों के, लेकिन जब वहाँ पर धूल हटती है तो जेनुआ देख पाता है कि जियांग के फादर ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया है। ये तो मन ही मन खुशी मना रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी की सारी खुशियाँ चूर चूर हो जाते हैं जब वो देखता है कि जियान एकदम सेफ है। अपने अंकल को सामने देख के वो उनकी तारीफें करता और कहता है, आपकी कल्टीवेशन तो बहुत अच्छी है, आपने मेरे अटैक को डायरेक्टली सह लिया। जिस पर जियांग के फादर उसे वहाँ से चल जाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही वो वहाँ से मुंह बना के चला जाता है और बोलता है कि मैं सभी को देख लूंगा जब मेरे फादर यहाँ के हेड मास्टर बने हैं। जियांग अपने फादर की गोद में लेटा हुआ उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए सच में ट्रैश हूँ? मैंने बचपन से आपके लिए अब तक सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। ऐसा कहते हैं वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब वो बुक पढ़ रहा था। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है और बोलती है कि क्या तुम अंदर हो?
ये सोचता है कि जियान जियान यहाँ क्या कर रही है। फिर हमें जियान जियान को दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो जियान के फादर से बात करते हुए बोलती है कि अंकल उससे बात करने के लिए कहिए। तो जियांग के फादर बोलते हैं कि तुम्हें अब उससे बात नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मैं उसकी फियांसे हूँ। जियांग के फादर बोलते हैं कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। तुम जियो फैमिली के मार्शल आर्ट जीनियस और मेरा बेटा कल्टिवेशन नहीं कर सकता। ये सब सुन रहा था हमारा जियांग अंदर बैठे हुए। वो भी कह रहे थे उससे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। जियां कहती है कि कौन कहता है कि वो मेरे लिए वर्दी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। फिर भी जियांग के फादर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। अभी भी जियांग अंदर बैठा ये सब बातें सुन रहा था और कह रहा था मुझे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा जियांग के लिए, अपने फादर, अपनी फैमिली, अपने सेक्ट के लिए और तो और खुद के लिए। यही मेरी किस्मत है। अब से सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल प्लेस को दिखाया जाता है। इस जगह का नाम इमोर्टल डेविल क्लिफ है। कहा जाता है कि इस जगह पे मर्डरस ऑरा पूरी तरह से भरा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जियांग को, जो कि इस चोटी पर एक पेड़ के तने के सहारे लटका हुआ था। अब ये यहाँ कैसे है वो तो हम स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त बारिश का समय था और बारिश की बूंदें उसके चेहरे और पूरी बॉडी पे गिर रही थी। सर मेहनत मशक्कत के बाद वो ढूंढ लेता है स्पिरिट्स ग्रास। लेजेंड्स के हिसाब ये एक ऐसी ग्रास है जो हजारों लाखों सालों में एक बार ही अपीयर होती है। जियांग इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। ग्रास की खासियत थी कि ये जियांग को डायरेक्टली 5th लेवल पे पहुंचा सकती है। अगर इसे एलेक्सर के रूप में कंज्यूम किया जाए तो वो उसे प्लग कर लेता है, लेकिन अगले ही पल वो पूरी की पूरी क्लिफ शेटर होने लगती है। चीज को जियांग ने पकड़ा हुआ था वो भी चीज टूट जाती है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर एक भी पत्थर उसे लगा तो वो सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो होल्ड कर सके। स्टोन स्लाइडिंग के साथ वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो एक पत्थर पकड़ता है, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो एकदम नीचे गिर जाता है धमाके के साथ। नीचे गिरते हुए उसके हाथों से हम ब्लड आते देख सकते हैं और वो रिग्रेट कर रहा था। वो कह रहा था कि काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता। इसके बाद उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अलग ही केव में पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या मैं मर गया हूँ। चारों तरफ इधर उधर नज़र घुमाने के बाद वो देख पाता है कि वो उस क्लिफ के एक गुफा के अंदर फंसा हुआ है और उसके नीचे ही 2 लड़कियां पड़ी हुई हैं कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वाइट हेयर वाली बोलती है कि बेवकूफ़, अगर तुम हटे नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूँ। वो झिझकते हुए सडनली उठ खड़ा होता है और साइड में वाली बोलती है कि मेरा नाम शेन जियांग है और मैं क्लिफ पर हर्ब्स उगा रही थी, लेकिन क्लिफ शैक होने लगी और मैं यहाँ नीचे गिर गई। बोलता है कि मुझे आप दोनों सीनियर सिस्टर्स को डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दोनों सिस्टर्स को लगा कि कोई हमारी मदद करने आया, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद को स्पिरिचुअल वे नहीं है। हमें सीनियर सिस्टर्स मत कहो, हम तो बहुत कम उम्र के हैं। फिर वो दोनों बताती हैं कि डेथ क्यू ने इस पूरे माउंटेन को सील कर रखा है। हम दोनों बहनें यहाँ पे इंजर्ड हो चुकी हैं इस पहाड़ के नीचे और बाहर चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। की इंजरी को देखकर जियांग कहता है कि मेरे पास कुछ हर्ब्स है जो मैं अपनी फैमिली से लाया हूँ। ब्लैक हेयर बोलती है कि ये किसी काम नहीं आ गई, नॉर्मल मेडिसिन है, मरने के बाद हमें यहीं जिंदा दफना देना। जियांग कहता है कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। भले ही मुझे सब कुछ दाव पे क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को ट्राई जरूर करूंगा। जियांग की ऐसी बातें सुनकर व्हाइट हेयर उसकी तरफ घूरने लगती है। फिर वो अपनी सिस्टर से बोलती है कि चलो इसके ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। फिर ब्लैक हेयर अपने जख्म को उभारती है और दिखाती है कि देखो मुझे इधर चोट लगी है। इस तरह की चीज़ें देखकर वो बोलते हैं कि मर्द और एक औरत इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते। वाइट हेयर बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी, मेडिसिन कर दो। ये सुनते ही वो पहले सॉरी बोल देता है, देन मेडिसिन लगाने जाता है। जैसे ही वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है हम वहाँ पे देख पाते हैं ब्लैक हेयर के चेहरे पे एक अजीब सी एक्सप्रेशन को। और तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पिछले एपिसोड से होते हैं जहाँ ब्लैक हेयर को हेल्प करने के लिए हमारा हीरो दवा लगाता है और ब्लैक हेयर अपने पावर्स का यूज़ करती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। लेकिन तभी शेन जियांग को याद आता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने आप को एक थप्पड़ जड़ता है और फिर अपने आप को होश में लाता है। फिर वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा सीनियर्स, मुझे लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था। अभी वहाँ पे व्हाइट रे बोलती है कि सिस्टर हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। ब्लैक बोलते हैं कि अच्छा बंदा है। फिर व्हाइट रे बोलते तुमने टेस्ट पास कर लिया। सुनते साथ ही शेन जियांग तो शॉक्ड हो जाते हैं। बोलती है कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। बोलती है कि मेरा नाम शू में याओ है और मैं लॉर्ड ऑफ डांसियांग में हर्बल मैनर की माँ सीनियर सिस्टर बाई यू प्रिंसेस ऑफ डेविल डोमेन है। अपने सामने इतनी हाई अथॉरिटी के गॉडेस को देखकर तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन पे एक दुश्मन ने अटैक किया था और वो चलने के लायक नहीं है।
हम दोनों सिस्टर्स तुम्हें यिन यांग डिवाइन वेन गिफ्ट करती हैं ताकि तुम पावरफुल हो सको। हम दोनों बहनें मरने के बाद भी किसी को अपने वेन्स नहीं देती, लेकिन तुम्हें हम दे सकते हैं। इसलिए हमने तुम्हारा टेस्ट लिया था और तुम टेस्ट में पास हो चुके हो। वो कहती है कि तुम्हें खुश होना नहीं है, अभी तुम्हें फ्यूजन भी कंप्लीट करना है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। मैं यह बोलती है कि क्या तुम ब्लड पैक साइन करने के लिए रेडी हो एंड फ्यूचर में हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो। जियांग बोलता है कि मैं रेडी हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। यह बोलते हैं ठीक है तो चलो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मे यो एंड बाई शुशु दोनों अपने वेन्स को ट्रांसफ़र करने लगती हैं, जिससे जियांग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी नसें फटने लगती हैं, ब्लड उसके चारों ज़ोर से सर्कुलेट होने लगता है। मे यो बोलते हैं कि इसके मेरिडियंस पहले डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, फ्यूजन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि स्पिरिट ग्रास को गार्ड करने वाला जो है बीस्ट वो इनकी तरफ ही बढ़े जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियांग की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। फैमिली जियांग और बाकियों को सपोर्ट करके मैं ये दर्द झेल सकता हूँ, भले ही मुझे कितना भी पेन क्यों ना हो, मैं इस दर्द को जरूर सहूंगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो दोनों पूछने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दीवार तोड़कर वो बीस्ट वहाँ प्रकट हो जाता है। बीस्ट की दहाड़ सुन के ये दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। मेया कहती है मेरी ड्यान्स ठीक हो रही हैं, जो घाव थे वो सारे हील हो रहे हैं, अगर ये लड़का सक्सीड हो गया तो इसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। ये दोनों कहते हैं कि जब तक वो फ्यूजन कंप्लीट करता है हम दोनों उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती हैं। वो मॉन्स्टर उनके अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो वहीं नहीं रुकता, वो अपनी टेल से अटैक करते हुए उन दोनों को पीछे हटा देता है। हालांकि इस अटैक के कारण वो दोनों इंजर्ड हो चुकी थी। भाई कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारी पुरानी स्ट्रेंथ होती तो एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर का हम खात्मा कर देते। फिर वो मॉन्स्टर जियांग के पास चला जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। मेया उसे रोकने की कोशिश करती है, अपनी पावर्स की मदद से वो उसको टेल को कैप्चर कर लेती है और वो उसे स्ट्रेच करने लगती है। हालांकि इस अटैक का तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो अपनी टेल को इधर से उधर घुमाते हुए बचने की कोशिश करता है। फिर वो मेया को उठाकर पटक देता है दूसरी ओर। वो मॉन्स्टर इतने पे ही नहीं रुकता, वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसका शिकार जियांग था। जियांग को खतरे में देख के ये दोनों सिस्टर्स बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ट्विस्ट आता है कहानी में। उस ड्रैगन को एक जोर का झटका लगता है, इन दोनों को भी वो प्रेशर फील होता है। ये दोनों बोलते हैं कि जैसा हमने सोचा था वही हुआ, जियांग ने हमारी वेन्स को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया है और अब उसके पास एक अलग ही लेवल की पावर आ चुकी है, मिस्टिकल पावर ऑफ डिवाइन वेन। जियांग बोलता है कि मेरे पास अब मैं फील कर सकता हूँ, मेरे पास डिवाइन वेन की जो पावर्स आ चुकी है। आप दोनों गॉडेस का मैं शुक्रिया करता हूँ। वो छोटी बेवकूफ़, अभी भी वो ड्रैगन यहीं पे है, पहले हमारा शुक्रिया बाद में करने, पहले उसको निपटाओ। वो ड्रैगन बिना टाइम देखे इनके ऊपर अटैक करता है, तभी जियांग इन दोनों सिस्टर्स को लेकर डॉज कर लेता है और उस ड्रैगन के अटैक से बचा लेता है। दोनों को एक चट्टान पे रख के वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग यहाँ पे सेफ रहेंगी। जियांग सोचता है कि मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अब है वक्त मेरी पावर्स को टेस्ट करने का। ऐसा करके ड्रैगन पे एक मुक्का जड़ देता है, लेकिन उस मुक्के से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तब वो ड्रैगन उसके ऊपर ड्रैगन ब्रीथ करता है। वो ड्रैगन मुसलसल हमले किए जा रहा था। जियांग कहता है कि ये ड्रैगन से डील करना बहुत ही मुश्किल का काम है। वाइटे कहती है कि तुम अपने ड्रैगन फोर्स का यूज़ करो। ये रियलाइज़ करते हैं कि अब उसके पास पावर्स आ चुकी है, वो अपने पावर्स का यूज़ करता है और एक कमाल का मुक्का जड़ देता है उस ड्रैगन के थोपड़े पे। ड्रैगन भी अटैक करता है, लेकिन जियांग अपनी फुर्ती का यूज़ करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है मैं इस बार तुमसे ज़्यादा फास्टर हूँ। फिर वो कमाल का मुक्का चढ़ता है उसके पेट में, जिससे ड्रैगन की चीख निकल आती है। फिर जियांग जो है वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो पूरी की पूरी जगह कोलैप्स करने लगती है और दोनों सिस्टर्स बोलते हैं कि बेवकूफ़ जल्दी इधर आओ, इस स्पिरिट रिंग पे अपना ब्लड ड्रॉप डालो और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। गुफा को गिरते हुए देखकर तो वो ड्रैगन भाग जाता है और ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं। फिर वो दोनों सिस्टर्स उस रिंग में चली जाती हैं और जियांग अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से निकल आता है। फिर वो घर पे आता है तो वो उन दोनों के लिए पानी रेडी करता है, जिसमें वो दोनों बात लेती हैं। वो दोनों जियांग को डराते हुए बोलते कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मरने के लिए रेडी रहना। फिर वो दोनों बात लेने जाती हैं अंदर, तो वो बोलता है कि रुकिए मैं बाहर जाता हूँ। ये सुनकर वो सिस्टर्स कहती हैं कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ज़रा मेरे पास तो आओ, थोड़ा सा नीचे बैठो और मैं तुम्हें एक टेक्निक ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, ये वो पावरफुल टेक्निक थी जिसका नाम था द 4 सिंबल डिवाइन आर्ट। वो उस मेथड को वहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। वो बोलता है कि मैं इस फायर को अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ। शू में यह बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हो। वहीं बाईशू कहती है जूनियर सिस्टर एक आल्केमी रह चुकी है, तुम उस आल्केमी के तरीकों का यूज़ कर सकते हो। कि नॉलेज को देख के जियांग कहता है कि क्या ये लोग इसी रियाल्म पे हैं, 8th रियाल्म पे या 9th रियाल्म पे। बायू बोलती है कि मॉर्टल मार्शल रियाल्म से भी ऊपर बहुत सारे रियाल्म होते हैं।
शेन कॉन्टिनेंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक ड्रॉप की तरह है। ये एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पावर की कोई सीमा नहीं है। जियांग बोलता है, मुझे लगता था कि मॉर्टल मार्शल रॉयल पे जो बंदा होता है वही पियरलेस मार्शल होता है, बट आपकी बातें सुन के तो ऐसा नहीं लगता। शो में यह बोलते हैं कि तुम बस हमारी दी हुई टेक्निक का यूज करो, फिर तुम एक अल्टीमेटली गॉड बन जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। अभी तुम्हारी फाउंडेशन वीक है बट ठीक हो जाओगे। वहीं बायू कहते कि मैं भी तुम्हें डेविल टेक्निक सिखाऊंगी। जियांग बोलता है, मैं आपकी बातें जरूर मानूंगा। जियांग अपने फादर की आवाज़ सुनता है। वो बोलते हैं कि जियांग तुम ठीक तो हो ना। ये देखते ही वो दोनों सिस्टर्स रिंग में वापस चली जाती है। अपने बेटे की बहुत चिंता होती है। वो बोलते हैं, लाओ मैं तुम्हें चेक कर, तुम ठीक तो हो ना। ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल वेन आ चुकी है। जियांग अपने फादर से झूठ बोल देता है कि ये बस हेल स्पिरिट ग्रास की पावर्स की वजह से है। जियांग बोलता है, फादर अब वक्त आ गया है हमारे स्पिरिट पवेलियन का मास्टर बनने का। इसके लिए आप कम्पीट कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप ही जीतेंगे। फिर हमें स्पिरिट डैन पवेलियन दिखाया जाता है। वही जियांग बोलता है, कितने वक्त तक ट्रू कियोई को मास्टर करने के बाद मुझे अब एक पिल की जरूरत है ताकि मैं अपने पावर्स को और बढ़ा सकूं। लेकिन पिल देखने में कुछ खास नहीं है। ये पिल तो मेरी औकात से बाहर है। लिटिल सिस्टर ने बोला कि तुम इसे खुद ब खुद ग्रो कर सकते हो। सिस्टर, इसे ग्रो करने में तो 3 महीने तक लग सकते हैं। नहीं, मेरे अपने खुद के तरीके हैं। ठीक है, मैं हर्ब्स यहाँ से ले लेता हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पीछे उसे आवाज़ सुनाई देती। ये कोई और नहीं, ज़ेन हुआ और उसकी फियांसे थे जो यहाँ पे इसका मजाक उड़ाने आए थे। यांग उनको फुल टॉस इग्नोर करता है। वो बोलती है कि आपको इग्नोर इसने कैसे किया। इग्नोर तो उसके लिए एकदम बेइज्जती भरा था। वो सडनली उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए जियांग डॉज कर लेता है। हालांकि उस पावर की वजह से वो टेबल टूट गई थी। वो शॉक था कि मेरी पावर्स की वजह से ये बच कैसे गया। ये तो बहुत ही ट्रैश था। इतना ही नहीं, वो वापस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पिछली बार की तरह सोच रहा था कि इस बार भी मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बाजी पलट जाती है। तेनहुआ बोलता है, तुम अपने टूटे हाथ से हम मुझे कैसे रोकोगे। कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ वीक हो, लेकिन तुम्हारी की पावर भी बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। ऐसा सुनते ही वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और ये पावर्स की वजह से वो पीछे घसक जाता है। वो कहता है, एक ट्रैश ने मुझे हरा दिया। वो लड़की भी पीछे खड़ी हुई बोल रही थी कि आप इसे सबक सिखाओ यंग मास्टर। तभी वहाँ का एक एल्डर आता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें पता है नहीं यहाँ नहीं लड़ाई करनी। वो सॉरी बोलते हैं वो दोनों। जियांग बोलता है कि मैं नहीं, ये आदमी यहाँ पे लड़ाई कर रहा था। फिर वो बोलता है कि डैन पवेलियन में ऐसा करने की ज़रूरत कैसे हुई। फिर ये दोनों आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। एक बार मेरे फादर यहाँ के पैट्रियार्क बने, फिर तुम्हें मारना तो बहुत ईजी होगा। अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। यहाँ की पावर्स को देख के वहाँ पे लोग सारे स्तब्ध रह गए थे। वो लोग बोलते कि इतनी कम एज में ऐसी पावर को हासिल करना है बहुत ही इनक्रेडिबल जीनियस है। फिर वहाँ पे डैन पवेलियन का मास्टर को दिखाया जाता है। तो वो बोलते हैं, मुझे लड़का इंटरेस्टिंग लगा। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पिछले एपिसोड को पहले जान लेते हैं। आज आवाज़ थोड़ी खराब है, सो प्लीज़ मैनेज। पिछले एपिसोड में मास्टर को हमने देखा था जो पवेलियन में कहते हैं कि चलो इस लड़के के बारे में पता करो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर हमें शन फैमिली का विला दिखाया जाता है जहाँ पे कोर्टयार्ड में जो है हमारा हीरो जियांग, जो खुद के ग्रुप के हर्ब्स को देख के कहता है कि सिस्टर, आपने तो बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी मुझे। ये हर्ब्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया। यूजुअली ये जो हर्ब्स है वो बहुत लेट होते हैं, लेकिन आपके टेक्निक की वजह से ये सिर्फ 3 दिनों में ही ग्रो हो गया। वो बोलते हैं, बिकॉज मैं एक अल्केमी मास्टर हूँ। ये जो ड्रैगन स्लेवर वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बनते हैं, जिनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन तुम्हारी ग्रो की हर्ब्स तो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर। जब तुम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनोगे तब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हर्ब्स को ग्रो कर पाओगे। जियांग कहता है कि मुझे शायद और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं यह बोलती कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को अच्छी करने में। सिस्टर को इतने क्लोज देख के वो थोड़ा शर्मा जाता है। वो बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौत तो मौत बता सकती हूँ। वो बेसिकली उसे टीज कर रही है। यहाँ बोलते हैं कि ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, तभी बोलते हैं, बेवकूफ मैं तुम्हें मजाक कर रही थी। वो उससे डर जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इन हर्ब्स की वजह से मैं अब एल्केमी में एलेक्सर बना पाऊंगा। वो बोलते हैं कि क्या इतना ज्यादा हर्ब को ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, आप इतना ज्यादा खा रही हो। फिर वो मैया बोलते, क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे मर जाए। मैया बोलते, कोई नहीं जानता एल्केमी में कितना टाइम लगेगा, इसलिए खाना बहुत जरूरी है। सिस्टर बायू कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मॉर्टल वर्ल्ड से खाना खाए मुझे कितने ईयर्स गुजर गए। सोच रहा था कि पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। एक एलेक्सर को बनाना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़रूर करूँगा इस चीज़ को, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मेरे पास स्पिरिचुअल वेन भी आ चुके हैं, तो चलो उसका मैं यूज़ करके कहते हैं। वो अपने डिवाइन पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन डिवाइन पावर्स की यूज़ करते हैं वो एक डिवाइन रियल में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देख पाता है कि एक अजीब सी पावर उसके चारों तरफ सराउंड कर चुकी है। और यही नहीं, वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर भी उसके तरफ बढ़े जा रहा था। ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था। इस क्रिएचर के पंख थे, ईगल थी और 2 क्लॉज भी थे।
तो ये बेसिकली बर्ड लेकिन बहुत डरावना था। इस क्रीचर को देख के तो जियांग के हक के बक्के उड़ चुके थे, वो पूरी तरह से शॉक्ड था। तभी वहाँ पे मेया आती है और बोलती कि वाह, तुमने इतनी जल्दी डिवाइन रियल में एंटर कर लिया। जियांग शॉक्ड होते कहता डिवाइन रियल, फिर मेयो बताती है डिवाइन रियल मेरे मास्टर की डाउ स्किल की वजह से क्रिएट हुई है। तुम यह तुम्हारी ट्रू की पावर 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जो बीस्ट है तुम्हारी ट्रू की पावर की वजह से बनी है बाई फैंग। ये टेस्ट को पास करने के बाद तुम एल्केमी का बहुत अच्छा करने लगोगे। ऐसा कह के वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। जब मेयाओ की बातें सुनकर तो जियांग सोचने लगता है कि चलो इस बर्ड से आज दो दो हाथ हो ही जाए, देख लेते हैं कि कितनी पावर्स है इस बर्ड के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वो बर्ड भी शांत नहीं रहने वाली थी, वो भी अपने पावर का यूज करती है। वो अपनी पावर से फायरबॉल बनाती है और जियांग के ऊपर छोड़ देती है। हालांकि जियांग किसी तरह से उस पावर से बच जाता है, लेकिन उस पावर की हीट की वजह से उसके चेहरे पे से पसीना आ रहा था। वो बहुत शॉक था। उस अटैक के कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जियांग दूर फेंक दिया जाता है। जियांग कहता है कि क्या ये कोई एल्केमी पावर थी? अगर मैं गलत नहीं तो मुझे भी अपनी एल्केमी पावर्स का यूज करना चाहिए। कह के वो अपने हाथों में अपनी ट्रू की फायर पावर को एक्यूमुलेट एंड सेंट्रलाइज करता है। वो उस चीज को एक्यूमुलेट कर रहा था तो वहाँ के चारों तरफ की फायर उसके हैंड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है और वो एक फायर बॉल का शेप ले लेती है। उस फायर बॉल को अनलीश करता है और सोचता है कि इतनी बड़ी फायर बॉल तो उस बर्ड का खात्मा करने के लिए काफी है। आज तो ये रोस्टेड चिकन बनेगी। ये सोच सोच कर वो कह रहा था कि मैं राइट था। मुझे लगता है ये ट्रेल कंडेंस कर सकती है मेरी ट्रू की फायर पावर को। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस बर्ड को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो बर्ड आग के लपटों से बाहर आती है तो वो एक नहीं तीन बर्ड्स में स्प्लिट हो चुकी थी। अब जियांग के लिए एक नई मुसीबत थी। अब उसे एक नहीं तीन बर्ड से लड़ाई करनी पड़ रही थी। जियांग सोच रहा था कि अब मुसीबत बढ़ चुकी है, मुझे एक नहीं तीन बर्ड से लड़ाई करनी, लेकिन ये इजी होना चाहिए। ये छोटी छोटी बर्ड्स मेरा क्या ही बिगाड़ देंगे। लेकिन उसे नहीं पता था ये तीनों बर्ड्स तीन तबाही है। यांग अपने अटैक्स को फील होता हुआ देखकर ये मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ज्यादा फायर पावर का यूज किया था फिर भी ये बर्ड्स ठीक ठाक ही है। को मुझे समझ आ गया, ये तीन बर्ड्स ये तीन अलग अलग लेवल्स पे हैं। तीनों बर्ड फायर पावर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे डिफरेंट लेवल की फायर की का यूज करना होगा जैसे अल्केमी में किया जाता है। ऐसा वो बोलता है कि ठीक है परिंदो आ जाओ। फिर जियांग 1 बाय 1 करके डिफरेंट लेवल ऑफ फायर की का यूज करते हुए हर एक बर्ड को नॉकआउट करते जाता है। सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट देन मीडियम एंड देन लार्जर वन को फिर क्लियर करता है। इस प्रोसेस में उसे सीखने को मिल रहा था और उसे स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था। एक बार वो जो बर्ड थी वो उसके सडनली स्वप करके पीछे आ जाती है। जियांग को लगता है कि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन वो बर्ड उसके पीछे आ चुकी थी। चीज रियलाइज करने में उसे थोड़ी देर हो चुकी थी। वो बर्ड अपना अटैक करती है और जियांग को जमीन के ऊपर पटक देती है। जियांग नीचे आते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बर्ड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है। जियांग बोलता है कि भले ही तीन बर्ड से स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन इनके पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तीनों बर्ड जियांग के चारों ओर घूमने लगती हैं और फिर एक फायर सर्कल का निर्माण करती हैं। जियांग कहता है कि भले ही ये छोटे हैं लेकिन इनकी स्पीड और अटैक करने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इनके अटैक से बचूं और तो और इनके ऊपर काउंटर अटैक भी करूं। यही सब चीज़ें सोच सोच कर वो एक मौका ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उन बर्ड्स के ऊपर अटैक कर सके। जैसे उसे मौका मिलता है वो उन बर्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि उस अटैक से उन बर्ड्स को कुछ नहीं होता और उल्टा जियांग ही इंजर्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है मैंने गलत समझा, मैंने अपनी एनिमी की स्ट्रेंथ को कम नापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कह के वो फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए एक बार और अपनी ट्रू की पावर को अनलीश करता है। फिर हमें 7 दिन बाद शेनवेला को दिखाया जाता है जहाँ पे उस कमीने जेनुआ का फादर आया होता है जो कि 8th मार्शल मॉर्टल रियल पे है। यांग के फादर से बोल रहा था कि क्लैन रूल्स के हिसाब से पैट्रियार्क होने वाले और उसके रिलेटिव्स की जो कल्टिवेशन होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए। हमारे बेटे के पास तो स्पिरिचुअल वेन भी नहीं और तुम कम्पीट करना चाहते हो। बंदा बोलता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे बेटे ने पिलहॉल से भी पंगा ले लिया। वहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग की। वो आते ही वहाँ पे बोलता है कि भले ही मैं इनसे ही टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन मैं पिल्स बना सकता हूँ, वो भी बिना किसी मास्टर की ज़रूरत के। वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ बोल रहा था कि मेरे भतीजे तुम अपना खाली पीली का दिमाग क्यों खत्म कर रहे हो। बंदे को सालों लग जाते हैं ट्रू की पावर्स का यूज़ करके अल्केमी सीखने में और तुमने तो अभी हाल ही में पावर्स का यूज़ करना सीखा है। इसी के लिए वो जियांग को उकसा ही रहा। गाइस आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के आगे से होती है जहाँ पैट्रियार्क सिलेक्शन का वो लास्ट डे आ गया था, जहाँ दोनों कैंडिडेट एक जेनुआ के फादर और एक जियांग के फादर आमने सामने खड़े थे। एक्चुअली में जियांग के फादर को वहाँ दोनों भाइयों से लड़ना था। जियांग के फादर बोलते कि चलो आ जाओ। जेनुआ का फादर पहले खुद आता है और बोलते कि पहले मैं लड़ूंगा, मेरा भाई बाद में आएगा। जियांग के फादर टियानहुआ कहते हैं कि ठीक है चलो आ जाओ फिर।
अभी मैं आज दिखा देता हूँ कि क्या है मैं सुप्रीम पावर्स। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करना शुरू करते हैं। कितनी टेरिफाइंग पावर्स को देख के वहाँ पे लोग कहते हैं ये तो 8th मॉर्टल मार्शल रियल्म की टेक्निक है, जिसे बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जेनुआ के फादर बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इस टेक्निक में बहुत अच्छा होगे। इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है चलो आ जाओ, लड़के देख लो मुझसे। फिर हमें इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पर्सन अपनी की पावर का यूज करके अपने आप को बीस्ट बर्ड या किसी वेपन के पावर की तरह यूज कर सकता है। वो दोनों इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि लोगों को दिख भी नहीं रहा था। यहाँ हमें जियांग के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ओवर पावर कर रहे थे, वहीं उनके भाई को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इन दोनों के फाइटिंग इतनी आइकॉनिक लेवल की थी कि वहाँ लोगों को दिख भी ना रहा था केवल लाइट के अलावा। वहाँ पे आसपास खड़े सारे लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए थे कि इनकी पावर तो नेक्स्ट लेवल की है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनुआ के फादर हार चुके हैं और जियांग के फादर जीत चुके हैं। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकते, वो अपनी सबसे किलिंग मूव थंडर टाइगर लाइट फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक बड़ा सा टाइगर को दिखाया जाता है। उस अटैक के पार की वजह से जियांहुआ का फादर ब्लड की वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। जेनुआ का फादर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी ठीक ठाक हो। जितनी चोट मुझे इस लड़ाई से लगी है तुम्हें भी उतनी ही चोट लगी होगी। इंटरनली तुम भी बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड होगे। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी। टियानहुआ भी अंदर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। वो इतने ज्यादा इंजर्ड थे कि वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और ब्लड की वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं। तभी वो पीछे खड़ा उनका भाई बोलता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। जियांग के फादर बोलते हैं कि तुम बस सपने देखो कि मैं पैट्रियार्क पोजीशन छोड़ दूंगा। ऐसा कह के वो अपने भाई से मुंह फेर लेते हैं। तभी वहाँ पे जियांग आता है और वो बोलता है कि फादर आप बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे फाइट करते वक्त। जियांगहुआ कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं कूल कैसे नहीं लग सकता, और वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं तो सबसे ज्यादा हैंडसम अपने पूरे सेक्ट में हूँ। सीरियसली गाइस मुझे भी हंसी आ रही है। वापस स्टोरी पे आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे टियानहुआ को वहाँ से ले जा रहे थे। उनके जाते जाते जियांग बोलता है कि फादर आप चिंता मत करिए, आपकी तरफ से मैं फाइट करूंगा, आप मुझ पे छोड़ दे सब कुछ। बस इतना कहने की ही देर थी और इससे ज्यादा शॉकिंग उनके लिए क्या हो सकता है। ये सोच रहे थे कि जब मैं इन लोगों से फाइट में नहीं जीत पाया तो मेरा बेटा कैसे जीत पाएगा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी जियांग वहाँ एल्डर्स को बोलता है कि एल्डर्स मुझे परमिट करे कि मैं अपने फादर की साइड से लड़ सकूं। जियांग का वो अंकल बोलता है कि ये बैटल लाइफ एंड डेथ भी हो सकता है, क्या तुम मेरे भतीजे हो, इसके लिए रेडी हो। जियांग बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, आ जाओ लड़ने के लिए। उसका अंकल बोलता है कि ठीक है पहले तुम अटैक करो, मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि अपनी एक मूव में मुझे आउट करके दिखाओ। जियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ठीक है बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद हम जियांग बताता है कि इस वीक ट्रेनिंग के बाद वो 5th रियाल पे पहुंच गया है, जिससे उसकी पावर्स एनहांस तो हुई ही है, साथ साथ उसकी टेक्निक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उन दोनों के बीच में फिर फाइट शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शन जियांग की जो पावर्स है वो सच में काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। उसकी स्पीड और एजिलिटी भी बढ़ चुकी है। वहाँ के जो एल्डर्स थे वो तो शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि क्या ये वही पुराना वाला जियांग है, इसकी पावर्स तो 6th लेवल के बराबर है। इतने सारे मुसलसल हमलों के बाद अब जियांग को लग रहा था कि उसने उसे नॉकआउट कर दिया है, लेकिन उसके अंकल ने एक शील्ड बनाकर खुद को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया था। वो शील्ड हटाते हुए बताता है मैंने तुम्हारी पावर्स को कम आंका था, लेकिन हाँ तुम सच में पहले से ज्यादा पावरफुल और अच्छे हो चुके हो। इधर जियांग की तो हालत खराब हो चुकी थी, उसे लगा था कि ये वर्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमें एक बहुत बड़े आइस फिनिक्स को दिखाया जाता है। फिनिक्स कोई और नहीं उसी का अंकल था। वो अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिसे देखकर तो जियांग कहता है कि ये तो किसी 8th लेवल की टेक्निक है, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि मैंने 7th लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और मुझे बस एक पुश की जरूरत है ताकि मैं 8th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकूं। इसी कारण से मैं इस टेक्निक का यूज कर सकता हूं। तो मेरे भतीजे बच के दिखाओ, अब तुम क्या करोगे। तभी जियांग अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए वहां से दूर हट जाता है और फिर लौट कर वापस अपने अंकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अंकल को तो कुछ नहीं हुआ था। उसके पंख इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो किसी भी फिजिकल अटैक को नलीफाई कर सकता है। फिर जियांग वहां से दूर हटने की कोशिश करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ पीछे करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका अंकल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भी सामने से आता है और जियांग के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। इस लात की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जियांग पीछे की ओर पुश हो जाता है। तो उसका अंकल बोलता है कि शन जियांग अगर तुम्हारे पास 10 साल और होते और तुम 10 साल और कल्टिवेट करते तो तुम शायद मुझे हरा सकते थे, लेकिन अभी तुम्हारी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक भी पाओ। और अगर रही बात इस पैट्रियार्क सिलेक्शन की, तो इस फैमिली का पैट्रियार्क तो मैं ही बनूंगा। इसके बाद वो अपना अटैक फिर से शुरू करता है और 100 फिशर ग्लेशियर स्टॉर्म नाम की टेक्निक का यूज करता है।
जिस पावरफुल टेक्निक से जियांग किसी तरह खुद को बचा लेता है। जियांग सोचने लगता है कि मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। चीज के बाद जियान वापस उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो अंकल बोलता है कि मैं तुम्हें एक उबले हुए अंडे की तरह मसल के रख दूंगा, तुम क्या चाहते हो, अपनी मौत को देख लो। वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और इस बार भी जियांग के ऊपर डायरेक्ट हिट होता है वो अटैक। वो तो मन ही मन सोच रहा था कि इस बार तो जियांग का खात्मा हो ही गया होगा, लेकिन जब धूल हटती है तो हमें एक शैडो दिखाया जाता है और ये शैडो किसी और का नहीं, खुद जियांग का था। वो अंकल सोच रहा था कि इतनी पावरफुल टेक्निक से भी ये लड़का बच गया, बाप रे, इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। जियांग बोलता कि अंकल आपको क्या लगता है, आपको कोई हरा नहीं सकता, मुझे एक मौका मिल गया है, मुझे वो तरीका पता चल गया जिससे मैं आपको हरा सकता हूँ, भले ही थोड़ा सा ही चांस हो लेकिन मैं ट्राई करूँ। हेलो एवरीवन, तो आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं ट्रक सिलेक्शन का वो लास्ट दिन, जिस दिन जियांग अपने फादर की साइड से लड़ाई करने वाला था। पिछले एपिसोड में जियांग को वो चांस मिल गया था ताकि वो अपने अंकल को बीट कर सके इस फाइट में। इसके लिए वो अपनी नई नई टेक्निक को यूज करता है। वहीं जियांग की इस नई टेक्निक को देखकर वो अंकल तो पूरा शॉक्ड ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ जियांग सोच रहा था कि इस पावर के साथ मैं अपनी अज़ूर ड्रैगन फिस्ट को अगर मिला दूं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दो डिफरेंट पावर्स के कॉम्बिनेशन से जो स्पेशल पावर होगी वो इस आइस शील्ड को ब्रेक करने के लिए एनफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो अंकल जियांग के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए जा रहा था। वो जियांग को ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहता जिससे वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगे। वो अपनी टेक्निक कंडेंस्ड आइस नीडल्स का यूज करता है। जियांग अपनी स्पीड का यूज करता है और उस टेक्निक से किसी तरह से खुद को बचा लेता है। तभी सिस्टर मेयाओ को अपनी कॉन्शियसनेस से बोलती है, तुमने दो डिफरेंट पावर्स का यूज करके की टर्बुलेंस को बनाया है, जिसके कारण तुम्हारे ओपोनेंट की एनर्जी फ्लो कम हो चुकी है। जियांग पूछता है कि की टर्बुलेंस क्या है। सिस्टर मेयाओ एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि जब तुम एक तरह की एनर्जी का यूज करते हो तो आइस शील्ड के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगती है, लेकिन जब तुम कंबाइंड पावर का यूज करते हो तो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर पावर लगती है और जिस वजह से आइस शील्ड ब्रेक हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जितने तरह की एनर्जी एक वक्त पे यूज की जाएगी उतना ही ज्यादा इजी होगा किसी ओपोनेंट को हराना। जियांग कहता है कि बिल्कुल मैं समझ गया था। और जिस तरह से चेस के गेम में पूरा पासा पलट जाता है उसी तरह से यहाँ पे भी पूरा पासा पलट चुका था। जियांग की अब बारी थी कि वो अब मुसलसल हमले करे इस बंदे पे। अपने पंच को रेडी करता है और उसके अंदर 4 एलिमेंट आर्ट को भी ऐड करता है। ज्यादा पावर्स को होल्ड करने की वजह से जियांग के मेरिडियन शैटर करने लगती है। पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जियांग अब ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, उसे खड़े होने में भी स्ट्रगल होना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसका वो अंकल अपनी आइस फिनिक्स के ऊपर सवार खूब घमंड में बोल रहा था कि शन जियांग, तुम्हारा घमंड अब चूर चूर हो चुका है, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसा कहते साथ ही वो अपनी कंडेंस्ड आइस नीडल टेक्निक का यूज करता है ताकि वो जियांग को एक ही बार में खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ जियांग बोलता है कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है किसी भी कीमत पे। और फाइट करने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है और डायरेक्टली हिट करता है उस नीडल के ऊपर। फिर हम देख पाते हैं 4 एलिफेंट आर्ट टेक्निक की पावर को, जिसके वजह से वो नीडल पूरा चकनाचूर हो चुका था और वो अंकल भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। इतना ही नहीं, उस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो पर्सन डायरेक्टली जमीन पे हिट हुआ और सिलेक्शन कॉन्टेस्ट से 7th लेवल के पर्सन को 5th लेवल के पर्सन से आउट होता देख पूरी की पूरी ऑडियंस और उसके भाई खुद शॉक्ड रह चुके थे। वहाँ का वो बूढ़ा एल्डर बोलता है कि शन जियांग जीत चुका है, इसका साफ मतलब होता है कि टियान हुआ ही हमारी फैमिली का नया लीडर बनेगा। ये ऑडियंस जियांग का नाम चिल्ला रहे थे। यहाँ जियांग के फादर को भी अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व था। जियांग भी अपने फादर की तरफ हाथ करते हुए बोलता है, फादर मैंने कर देखा, और फिर वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर मेयाओ और बायू दोनों जियांग की केयर कर रहे थे। सिस्टर मेयाओ कहती है कि तुम निहायती बेवकूफ़ हो, ट्रू की पावर को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दो, अगर तुम एक आम आदमी होते तो अब तक तुम लकवे मार चुका होता तुम्हें। जियांग कहता है कि सिस्टर मेयाओ मैं ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ ना। सिस्टर बायू कहती है कि क्या होता अगर तुम मर जाते, उस वक्त तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख के जियांग कहता है कि लगता है सिस्टर बायू मेरी केयर कर रही हैं। ये देखते साथ ही सिस्टर बायू तो बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगती हैं, वो ब्लश कर जाती हैं। जियांग को बात के काटते हुए बोलते हैं कि ना तुम्हारे बारे में कौन केयर करने चाहिए, अगर ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो तुम्हें मरने छोड़ देते। स्कूल बिहेवियर को देखकर तो जियांग भी कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो एक डायरेक्शन में भागता और बोलते कि अरे मैं तो भूल ही गया उसके बारे में। वो एक टेबल के पास जाता है और उसका दरवाज़ा ओपन करता है। तब हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक बॉटल जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। यह हेल्थ स्पिरिट ग्रास थी जिसे मेडिसिन वाइन में रखा गया था ताकि ये अच्छा इफेक्ट दिखा सके। मेयाओ एक सिप लेते हुए बोलते हैं कि हाँ क्या कितना मज़ेदार है ये स्पिरिट ग्रास से अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सिंगल कप सिप की वजह से हमारी 10% पावर रिकवर हो सकती है।
जियांग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे बाकी की वाइन्स में डाल देता हूँ ताकि बाद में यूज़ कर सकूँ। तभी बाइजू कहते हैं कि हाँ यूज़ करना, लेकिन इसे वेस्ट मत करना। ये जो हेल्थ स्पिरिट ग्रास है ये तुम सब मॉर्टल रियल में ही ज़्यादा काम आती है, हमारे रियल में किसी काम की नहीं। तभी मैया हंसते हुए बोलते कि बिल्कुल तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी हमारे रियल पे पहुंचने। जियांग बातें करते हुए बोलता है कि ट्रू मार्शल रियल तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पास है। तभी सिस्टर बायू कहती है कि बेवकूफ़, ये तुम मॉर्टल मार्शल रियल वाले लोग सोच सकते हो। एक रियल ट्रू मार्शल रियल बंदे की पावर को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी सिस्टर मैया को कुछ याद आता है, लेकिन उनके बोलने से पहले ही बायू बोलती है कि ट्रू मार्शल रियल के ऊपर भी निर्वाणा रियल, मोटर रियल्म और भी बहुत सारे पावरफुल रियल्म हैं। वो जियांग को धमकाते हुए बोलती है, तुम मेरी बात समझ रहे हो या ना। फिर वो जियांग के ऊपर ही बैठ जाती है और मैया बोलती है कि मुझे अभी याद आया, सिस्टर बायू ने कभी भी अल्कोहल हाथ नहीं लगा, और तो और वो अल्कोहल के एक ड्रॉप से ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं। फिर वो जियांग को एक जोरदार लात मारती है, लेकिन जियांग उस लात से बच जाता है और पीछे पड़ा हुआ जो टेबल था वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये देखकर तो जियांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ सिस्टर बायू नशे की हालत में जियांग की खूब पिटाई लगाती हैं और जियांग की चीखें निकल रही थी, बचाओ मुझे, कोई बचा लो। तो आज के लिए बस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड के आगे से ही होते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि सिस्टर बायू ने जियान के छक्के छुड़ा दिए थे। जियांग की हालत पूरी खस्ता हो चुकी थी। वो उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए ले आती हैं और वो ट्रेनिंग इतनी ज्यादा इंटेंस थी ना कि देख कर ही रोंगटे खड़े होते हैं। ये ट्रेनिंग से ज्यादा तो मौत का मंजर लग रही थी। कितनी बार जियांग अपनी जान बचा चुका था सिस्टर बायू के अटैक्स की वजह से, लेकिन फिर भी सिस्टर बायू को तनिक भी दया नहीं आती है। तभी सिस्टर बायू कहती है कि अगर तुम मेरे इस मूव से बच गए ना तो मैं तुम्हें पास मान लूंगी। इतना कहते साथ ही सिस्टर बायू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती हैं और वो लोन स्टार डीमन किक का यूज कर देती हैं जियांग के ऊपर। वैसे तो एक नॉर्मल टेक्निक देखने में लगती थी, लेकिन इस टेक्निक के पार की वजह से हमारा जियांग वहाँ पे खड़े तक नहीं हो पा रहा था। वो क्लिफ, वहाँ पे एक जोरदार इम्पैक्ट दिखाया जाता है और जियांग उस क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है। सिस्टर बायू ये देख के तो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। बेसिकली उन्हें जियांग की चिंता हो रही थी। वो क्लिफ के पास आती है और बोलती कि जियांग तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम गिर गए। लेकिन जाके राक्षस साई यहाँ मार सके ना कोई, हमारा जियांग भी कुछ ऐसा ही था। वो अपनी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक का यूज करता है और फ्लाई करते हुए सिस्टर बायू के पीछे आके स्टैंड करता है। जियांग बोलता है कि सिस्टर बायू अगर आपने ट्रू की ऐड की होती तो मैं सीधा गॉड के पास पहुंच जाता। जियांग को सेफ देखकर सिस्टर बायू थोड़ी रिलीफ फील करती है। तभी सिस्टर मैया पूछती है कि तुमने वर्मिलियन बर्ड टेक्निक को कब सीखा। तभी जियांग बताता है कि लगभग 2 दिनों पहले हुआ। मुझे तो इस सीखने का कोई मन नहीं था, मैं आपसे पूछने ही वाला था इसके बारे में। मैया चुपकर से पूछती है कि सीनियर सिस्टर आपको हो क्या गया है, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं। जियांग उनकी बातों के बीच में टपकते हुए बोलते कि अगर सिस्टर मुझे इस तरह से केयर करें तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इतनी मार पड़ने में। तभी सिस्टर बायू इरिटेट होकर जियांग को जोरदार कोनी मार देती है। उस अटैक की पार इतने ज्यादा थी ना कि जियांग वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो बोलती है सिस्टर बायू कि अब जाके 3 घंटे तक कल्टीवेशन करो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तभी हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है। पूरे फॉरेस्ट में आग लगी थी और ये करामात जियांग की ही थी। वो बोलता है मिलियन बर्ड टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं, मुझे और कल्टीवेट करना होगा इसे अच्छी तरह से यूज करने के लिए। अभी फ्लाई करते हुए उसके नीचे कुछ लोग दिखते हैं जो कि शायद वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। जियांग उनकी तरफ देखता है तो पता चलता है कि ये तो उसी के यहाँ के नए गेस्ट है, वो आने वाले थे। लेकिन ये लोग कौन है? शायद ये पास वाले लुटेरे ही होंगे जो इनके लूटने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी उनमें से एक बंदा फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है तो जियांग को पता चल जाता है कि अरे ये तो ज़्यू फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं दूसरी तरफ उस बंदे की स्वॉर्ड टेक्निक भी किसी काम की नहीं आती। उनका जो लीडर होता है वो उसे झटक देता है, जिसके कारण उसके हाथों में भी पेन होने लगता है और उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है। तभी उस रॉबर्स का लीडर बोलता है कि अब बताओ तुम्हारी ये मदद यहाँ करने वाला कौन नहीं है। उसके ऐसा कहते के साथ ही एक कमाल की एंट्री होती है हमारे जियांग की, जो आते साथ एक लात जड़ देता है उसके मुंह के ऊपर। इतना ही नहीं, वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था और उसने अपनी फायर पावर को भी अनलीश करना शुरू कर दिया था। जियांग बोलता है कि चलो मैं यहाँ टाइम पे तो पहुंच गया, मैंने इन लोगों को रॉब होने से बचा लिया। तभी जियांग गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे शिन फैमिली के गेस्ट को रॉब करने की। अभी उनका लीडर खड़े हुए तो अपने साथियों को बोलता है कि चलो इससे हम लोग एक साथ फाइट करते हैं 6 लेवल पे ही और हम लोग इसे हरा सकते हैं। जियांग भी सोच रहा था कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। जियांग तो यहाँ पे लोगों से लड़ने से ज्यादा अपनी पावर को टेस्ट करने पे फोकस करने आया था। वो वहाँ पे अपनी व्हाइट टाइगर विप को समन करता है और बोलता है कि चलो मैं आज इसी से तुम लोगों का खात्मा करने वाला हूँ। तभी वो सारे रॉबर्स एक साथ मिलकर जियांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जियांग अपनी विप का यूज करते हुए उन सभी लोगों को पीछे धकेल देता है। एक खतरनाक स्माइल के साथ वो अपनी पावर को यूज करते हुए उन सभी लोगों को बड़ा जोरदार शॉक देना शुरू कर देता है। जियांग ने जिन जिन लोगों के ऊपर वो कोड़े बरसाए थे ना, उनको तो लिटरली बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जो हम
हम यहाँ साफ देख सकते हैं। अभी जियांग एक कूल पोज देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है नहीं शिफ फैमिली के गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इसे रॉब करने की कोशिश की। तभी उनका जो लीडर होता है वो पागल हो जाता है और वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जियांग को पहले से इसका अटैक के बारे में पता था। वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो घुमा के उसके ऊपर एक विप अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट दिखाया जाता है और तो और उस लीडर के कपड़ों में भी आग लग चुकी थी, जिससे ब्लो ऑफ करने से पहले वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब उन बैंडिट्स को ये लगता है कि वो लोग जियांग से पावर लेवल में नहीं जीत सकते तो वो लोग कहते हैं कि चलो दोस्तों यहाँ से भाग जाते हैं, और तभी वहाँ पे जियांग अपने फुल टॉस अच्छी एंट्री लेता है। फिर जियांग कहता है कि ये लोग चोरों के नाम पे तो धब्बा है, इतना जल्दी रिट्रीट कर लिया। फिर वो जो गेस्ट होते हैं उनमें से एक का नाम जू मिंग और इनका जीलांग होता है। वो दोनों खुद को शिनजियांग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ज्यू जीलांग बोलता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं हार गया। अगर ये बात ज्यू फैमिली के लोगों को पता चले तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाए। ज्यू मास्टर जियांग प्लीज मत बताइएगा। तभी जियांग बोलता है कि ये लोग नॉर्मल बैंडिट्स नहीं लग रहे थे, इनके लड़ने के तरीके से और इनके लीडर की पावर 6 लेवल पे थी। फिर उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या वो सिटी में 6 लेवल के रॉबर्स नहीं होते? कितने रॉबर्स हैं आखिरकार, और कितने रॉबर्स यहाँ घर लूटने के लिए आते हैं? सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जियांग कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमारी शेन फैमिली में बिल्कुल ही सेफ रहोगे तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहने के साथ वो उन लोगों को लेकर अपने फैमिली की तरफ बढ़ जाता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है हमारे प्रिंसेस जिया ने सच में एक अच्छे लड़के को सिलेक्ट किया है, अब तो बहुत ही ज्यादा चालाक, समझदार और पावरफुल है। वो बोलते हैं कि आप तो उस याओ फैमिली के बंदे से काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी जियांग बोलता है कि क्या वो याओ टियान हाओ? तभी वो दोनों बताते हैं कि आपको नहीं पता मास्टर, वो जो टियान हुआ है वो लड़कियों की तरफ से ट्रीट किया गया था। जब वो छोटा था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर भी था। इसी के साथ वो दोनों उस टियान हुआ की बेइज्जती करना शुरू कर देते। तभी वहाँ पे एक कैरेज आती है और वो बोलता है कि वो यहीं पे पहुंच गया है। कैरेज के आते के साथ ये दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप जियांग के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी उस कैरेज के अंदर से एक स्वॉर्ड अटैक बाहर आती है और ये जो अटैक था ये बहुत ही स्पीड में आया था, लेकिन फिर भी जियांग अपने हाथों की मदद से इसे रोकने की कोशिश करने वाला था। दोनों ज्यू फैमिली के बंदे तो जियांग के पीछे जाके छिपने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मास्टर प्लीज हमें बचाइए। तभी जियांग अपने हाथों का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी उस कैरेज के अंदर से आवाज आती है और बोलता है कि तुम तीनों अपना इंट्रोडक्शन दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जियांग अपना बहुत खतरनाक वाला रूप देते हुए कहता है कि शिन जियांग, शिन फैमिली से है, कोई दिक्कत? फिर जियांग जोरदार चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सिटी के अंदर इतना क्योस मचाने की? इस कैरेज के अंदर हम देख पाते हैं कि एक बंदा अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि ये शिन जियांग भी ना, इसे पता है कि ये याओ क्लैन का कैरेज है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है। की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंडिंग सीन के साथ ही होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं याओ टियान अपने कैरेज से बाहर निकलता है। तभी जियांग उसकी तरफ बोलता है तुम तो एकदम वैसे हैं जैसे इन दोनों ने मुझे अभी बताया है। याओ फैमिली के वो जीनियस तुम ही हो जिसने पिल रिफाइन करने में अपना नाम बनाया है। तभी टियान बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है मेरे बारे में बहुत कुछ। जियांग फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ ये कितने शर्म की बात है, तुम जैसे एक जीनियस को अपनी मेट की जरूरत पड़ती है कैरेज से बाहर उतरने के लिए। टियान कितनी घनघोर बेइज्जती देख के तो वो दोनों हंसी रोक नहीं पाते, वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी टियान खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? जियांग बोलता है कि किसी कमजोर को बुली करना हमारे शन फैमिली की आदत नहीं है। मिसेस याओ, सॉरी मिस्टर याओ को इस तरह से जलीलियत होते हुए देखकर टियान से रहा नहीं जाता और वो जियांग के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वो बोलता है कि अब मुझे ब्लेम मत करना, शुरुआत तुमने ही की थी, गलती तुम्हारी ही है। अभी जियांग नोटिस करता है कि उसकी ट्रू की जो है वो एक स्वॉर्ड में तब्दील हो रही है। उसे पता चल जाता है कि एक 6 लेवल का पर्सन। इसी दरमियान टियान भी मौका देकर जियांग के ऊपर एक स्लैश अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन तभी जियांग अपनी फुर्ती का यूज करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता और बोलता है टियान तुम्हें तो मुझसे सीखना चाहिए कि किस तरह से ट्रू की का यूज करते हैं, देखो और सीखो। ऐसा कहते साथ ही जियांग टियान को कपड़ों की तरह निचोड़ने के लिए रेडी था। तभी वहाँ कैरेज के अंदर से एक आवाज आती है। अगले ही पल उस कैरेज के अंदर से एक जोरदार साउंड अटैक बाहर निकल, जिस साउंड अटैक ने जियांग को पीछे कर दिया था। और इस अटैक की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर देख के तो जियांग के भी पसीने छूट रहे थे। तभी हमें वहाँ पे एक ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ ही जियांग दूर फेंक दिया जाता है। अचानक से हुए अटैक को देखकर तो जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो टियान को बोलता है कि क्या याओ फैमिली में हर एक बंदा छिप के अटैक करना जानता है? अगर हिम्मत है तो सामने आके अटैक करो। उस कैरेज से एक एल्डर बाहर निकलता और बोलता है कि शिन फैमिली के बच्चे, तुम जैसे यूजलेस पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये जो अटैक तुमने देखा ये कॉलिंग टेक्निक थी और ये बस एक वार्निंग थी। यहाँ की ऐसी हालत देखकर जी फैमिली के वो बंदे बोलते हैं कि एक के खिलाफ तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। अभी हमें उस एल्डर का शक्ल दिखाया जाता है जो कि बड़े से टमाटर की तरह था। टियानुआ को बोलता है कि तुम्हें ऐसे किसी जगह पे नहीं फाइट करनी चाहिए, तुम एक मैनर में फाइट करो। सुनते साथ ही टियानुआ समझ जाता है उस एल्डर के मैसेज को। वो जियांग को बोलता है कि हमारे एंगेजमेंट का जो लेटर वो याओ फैमिली तक अब तक पहुंच भी गया होगा और 10 दिनों बाद ये पता भी चल जाएगा कि कौन बनेगा वहाँ पे दूल्हा। ऐसा कहते साथ ही वो जियांग को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग का गुस्सा आता है और वो जोरदार सांस अंदर लेते हुए
अपनी ड्रैगन रूट टेक्निक का यूज करता है, जो टेक्निक अब हम देख पाते हैं पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। ये टेक्निक डायरेक्ट हिट करती है उस कैरेज को, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा कैरेज तबाह हो गया था। अपनी सवारी को खत्म होते हुए देख के वो एल्डर और टियानहुआ बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं। तभी जियांग बोलता है, मुझे भी साउंड टेक्निक के बारे में पता है और ये जो एल्डर ने मुझे थोड़ी देर पहले अटैक किया था, मुझे इसका फेवर भी लौटाना था। एल्डर बोलता है कि क्या तुम जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो? जियांग बोलता है, जो तुम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम शिन फैमिली के जो मार्शल आर्ट अरीना है वहीं मिलेंगे। के साथ ही पूरा सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपने शिन फैमिली में लौट आया था और वो दोनों बंदे भी उसके साथ थे। उन दोनों को वहाँ से भेज देता और बोलता है कि मुझे हॉल में कुछ तैयारियां करनी है, तो तुम जाके सब चीजें रेडी करो। उसके बाद वो अपने रूम में आता है और अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लेता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो अभी भी याओ टियानहुआ से किए गए बैटल के बारे में सोच रहा था। तभी जियांग का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे और कोई नहीं, जियांग आती है। वो जियांग को एक जोर का धक्का देती है दरवाजे से। तो यहाँ पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि जियांग जियांग तुम कहाँ हो? और जियांग को सामने देखो, झट से उसे गले लगा लेती है। वो बोलते हैं कि मैंने सुना तुम टियानहुआ से फाइट करने वाले हो, मैं यहाँ तुम्हें चीयर करने के लिए आए हैं। तभी वो ये नोटिस करती है कि इस पूरे रूम में किसी वुमेन की फ्रेग्रेंस थी। ऐसी फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए बोलते हैं, जियांग तुम ठरके क्योंकि तुम्हारे रूम में लड़की की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये देख के तो जियांग की हालत खराब हो जाए। तो बोलता है कि ये जो एल्डर आई थी मेरे रूम में थोड़ी देर पहले। अभी जियांग का गुस्सा शांत होता है और बोलते है कि तब तो चलो ठीक है। वही जियांग सोच रहा था कि ये तो मेया और बायू की स्मेल थी। हाँ वो दोनों की एज कम है, लेकिन वो दोनों किसी एल्डर से कम थोड़ी ना है। तो इससे यही साबित होता है कि मैंने जियांग से कोई झूठ नहीं बोला। बच गया मैं तो। तभी जियांग पूछते कि जियांग क्या तुम्हें पता है मार्शल आर्ट सेक्ट के बारे में? अभी जियांग बोलता है कि हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, ये वो 8 सेक्ट में से एक है जो यहाँ मॉर्टल मार्शल आर्ट रियल में है। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ का सबसे कमजोर स्टूडेंट भी 9th लेवल ऑफ मॉर्टल मार्शल रियल पे होता है। तभी जियांग बोलते हैं कि वहाँ के एल्डर हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनके टेस्ट को पास करना होगा। जियांग से पूछती कि क्या तुम पास करोगे ना? तभी जियांग बोलते है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं टियानहुआ को जरूर हराऊंगा। इस सुनते साथ ही जियांग बोलते कि मुझे पता था तुम ये जरूर कर लोगे। लेकिन तभी से याद आता है कि अब तो जियांग के फादर यहाँ के लीडर बन चुके हैं, तो उसे उन्हें पहले कंग्रेट्स करना चाहिए। जिसके लिए वो रूम से बाहर आती है और बोलती है कि जियांग मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मैं अभी अंकल से मिल के आती हूँ। तभी जियांग सिस्टर बायू और मैया उसे पूछते हैं कि क्या जियांग को आपके बारे में नहीं बता सकता? वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है मेरे लिए, मेरे फादर के बाद। बायू बोलते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। सिस्टर मैया बोलते हैं कि टियानहुआ ना तो मार्शल आर्ट में अच्छा और ना ही आल्केमी में, तुमने देखा ही होगा उसने अपनी पावर से अपने हाथ को सेबर में कन्वर्ट कर लिया था। तभी जियांग कहता है कि अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे अपनी ट्रू की फायर पावर को और अच्छा बेहतर करना होगा। जिसके लिए तो वो सबसे पहले डिवाइन रियल्म के रास्ते को ओपन करता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बर्ड को, जिसे पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था। जियांग चाहता था कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी इस बर्ड से फाइट करे और ये सेकंड ट्रायल होने वाला है, जिसकी वजह से उसकी पावर और बढ़ जाएंगी। तभी सिस्टर मैया बोलते हैं कि जियांग तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो, सेकंड ट्रायल पूरा करना कोई इजी काम नहीं है। जियांग बोलता है कि हाँ ये ट्रायल इजी नहीं होने वाला, लेकिन मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए यही करना हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जियांग फुल जोश में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद उस बर्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी कमाल की फायर पावर्स को अनलीश करता है और वो खुद से ही बोलता है कि मुझे ये ट्रायल किसी भी हाल में कंप्लीट करना होगा। जिसके साथ ही वो अपनी ट्रू की फायर पावर को अनलीश करता है, जिस वजह से वहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े साइज का माउंटेन क्रिएट हो जाता है, जो कि जियांग की बाइफैंग पावर्स की वजह से हुआ था और ये माउंटेन पूरा धधक रहा था। अभी वहाँ पे मैया आते हुए बोलते कि सेकंड ट्रायल शुरू हो गया और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करना ये है कि ये जो 1000 पेरियल माउंटेन है, इसे तुम्हें अपने अटैक्स की वजह से पूरे नस्तो नाबूद कर देना है। मैया की बातें तो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। किसी खूबसूरत नजारे के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के आगे से होती है, जहाँ पे पिल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कंपटीशन टियानहुआ और जियांग के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तगड़े कंपटीशन को देख के वहाँ पे सारे लोग पीछे हट जाते हैं और वॉच करने लगते हैं कि क्या होगा। इसी के साथ फिर टियानहुआ का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि अपने फर्नेस के अंदर पिल को रिफाइन कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लुक दे रहा था। इसे लग रहा था ये इस कंपटीशन को जीत जाएगा। फिर वो अचानक से पिल्स को रिफाइन कर लेता है। ये थी 5 स्पिरिट एलिमेंट पिल, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। पिल को देख के सारे लोग कहते हैं कि लो लेवल पिल्स में सबसे ज्यादा कठिन है इसे बनाना। टियानहुआ सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है जो इसे बना पाया। इसी के साथ जियांग की भी पिल बन जाती है और वो बोलता है कि रुको, मैंने तो भी अपना पिल बताया ही नहीं है, इतनी जल्दी तुम जीत नहीं सकते। टियानहुआ कहता है कि तुम जैसा एक लूजर क्या ही कर लेगा मेरे सामने। जियांग बोलता है कि इतनी जल्दी रिजल्ट पे आ गए, तुम तो सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, पता नहीं जीनियस
कैसे कहलाते हो। अभी हम देखते हैं जियांग ने 3 इंटरमीडिएट मैरो क्लिनसिंग पिल्स बनाई थी, जिसे देखकर सारे लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जियान हुआ ये देख के तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह गया था। पिल्स को एग्जामिन करने के लिए पिल टार के जो हेड होते हैं वो उसे खुद चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि वाकई में ये एक इंटरमीडिएट मैरो क्लिनसिंग पिल है। लोग बात बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बस 16 साल का, ये कैसे बना सकता है इसे। जियान हुआ के फादर और उसके अंकल तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। वो याओ फैमिली के लोगों को चढ़ाते हुए बोलते हैं कि आओ और देखो हमारे बेटे ने ये बनाया है। वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा ये सब कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। वहीं फिर हम लोग टियानुआ को देखते हैं जो कि सड़े हुए टमाटर की तरह मुंह बनाते हुए बोल रहा था, जो पिल मैं रिफाइन नहीं कर सका उसे इस नौसिखिए ने कैसे रिफाइन कर लिया। यांग बोलता है कि चलो अब तो मैं बेट जीत गया, अब लाओ वो जो ट्रेजर्स तुम दे रहे थे वापस लाओ, मुझे देना। ऐसी बातें सुन के तो उस एल्डर जिसका शक्ल एकदम टमाटर की तरह लाल हो रहा था, वो बोलता है कि याओ फैमिली ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी बच्चे। फिर वो अपना रवैया बदलते हुए बोलता है कि हमारी जो याओ फैमिली है वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती, ये लो जो तुमने मांगा था। वहीं ये सब देख के टियानुआ को तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, उसके खून में तो अलग ही आग लग रही थी। वो जियांग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसके लिए वो अपनी टेक्निक शैडो में राज स्वाड अटैक का यूज करता है, जिसके साथ ही वो बोल रहा था कि ऐसा किसी ने तो नहीं कहा था कि ये जो कंपटीशन है वो केवल और केवल अल्केमी के ऊपर ही बेस्ड है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, अब मेरे अटैक से बच के दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ जियांग इस बंदे की बेवकूफ़ी के ऊपर तो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी टियानुआ बोलता है कि शिन जियांग ये तो तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है कि तुम मेरी टेक्निक से मर रहे हो। ये अपनी बातों को फिनिश कर पाए इससे पहले ही जियांग इसके पीछे आ जाता है और इसे एक करारा थप्पड़ लगाता है। वो तो ये देख के शॉक था कि मैंने अपनी इतनी क्लोन बॉडीज बनाई थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी रियल बॉडी को कैसे ढूंढ लिया। तभी जियांग उसकी गलतियों को बताता है कि जब तुमने अपनी टेक्निक का यूज किया तो भले ही तुमने अपने ढेर सारे क्लोन्स को बनाए थे, लेकिन उन सारे क्लोन्स के अंदर एक तरह की एनर्जी नहीं फ्लो हो रही थी, जिससे मुझे पता चल गया कि ये सारे क्लोन्स और तुम्हारी रियल बॉडी अलग। हालांकि तुम्हारी ये पिद्दी सी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और अब मरने के लिए रेडी रहो। ऐसा कह के वो उसके ऊपर लात और घुस्सों की बरसात कर देता है। वो अपनी सीक्रेट स्किल जिसका नाम ट्रू फायर स्टॉर्म किलिंग फीस्ट है उसका भी यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से टियानुआ बहुत ही ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो गया था, इवन वो ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। इस टेक्निक ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर बीम को फायर किया था, जिसके कारण टियानुआ अब दूर जाकर फेंकता है। अपने यंग मास्टर के साथ ये सब चीजें होते हुए देख के वहाँ पे जो वो एल्डर था वो बोलता है कि शिन जियांग तुम ये अच्छा नहीं करे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बुढ़े तुम्हारी याओ फैमिली ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, और हाँ तुम लोग की तो ये फितरत ही है, अगर तुम लोग जीत नहीं पाओ तो किसी को धमकाना शुरू कर देते हो। याओ फैमिली की इतनी बेइज्जती सुन के वो एल्डर बौखला जाता है और वो बोलता है कि घमंडी बच्चे तुम्हें मैं खुद सबक सिखाऊंगा। जियांग के अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को इस तरह से बोलने की, तुम्हें तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। बोलते हैं कि पैट्रियार्क सिलेक्शन में मेरा बड़ा भाई और मेरा भतीजा जीता था और हम लोग ये स्वीकार लिए थे। वो जियांग के फादर से बोलते हैं कि मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इसे यहीं पे खोद डालूं। तब इस फाइट के बीच वहाँ पे जियाजिया आ जाती है और वो फिर शांत करते हुए माहौल को बोलती है, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियाजिया को यहाँ पे देख के वो सारे लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आई कैसे। बोलती है कि ये सब छोड़िए, जियांग अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजिली हरा सकता है। फिर हमें उस एल्डर और जियांग की फाइट के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग मुख्तलिफ किस्म के अटैक से एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे। शिन जियांग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बुढ़ाऊ के ऊपर तरह तरह के अटैक्स करता है। फिर वो एल्डर बोलता है कि मुझे पता था तुम्हारे पास अच्छी पावर्स है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे छू पाओ। तभी जियांग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस एल्डर की पावर्स इतनी ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल था कि मेरे हर अटैक से बच जाए। मुझे जल्द ही से डिफीट करना होगा जिससे पहले मेरी क्यूआर एनर्जी न खत्म हो जाए। फिर जियांग वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मेरी डांडियास में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो खड़ूस एल्डर तो बोलता है कि जियांग तुम्हारी जो एब्डोमेन थी वो तो पहले ही इंजर्ड हो गई थी टियानुआ के अटैक्स की वजह से, और अब तुम मेरे अटैक से कैसे बच पाओगे। उसके बाद वो एल्डर डायरेक्टली अटैक करता है, लेकिन जियांग अपने हैंड्स की मदद से उसे रोक लेता है। एल्डर को लग रहा था कि मैंने जो सन पाम अटैक यूज किया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस बच्चे को तो हराने के लिए काफी होगा। वहीं जियांग के फैमिली मेंबर्स भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जियांग के अंकल बोलते हैं कि पैट्रियार्क इस कंपटीशन को अभी रोक दीजिए क्योंकि जियांग हमारी फैमिली का इकलौता होप है। तभी जियांग के फादर कुछ नोटिस करते हैं और वो बोलते हैं कि जियांग उसकी ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पे जिया बोलते हैं, अंकल आपने तो सच में पता लगा लिया कि जियांग के ऑरा में डिफरेंस है। वहीं दूसरी ओर वो एल्डर शॉक्ड है तो वो बोलता है कि तुम्हारी एब्डोमेन तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी ना, फिर भी तुमने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे रोक लिया। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे अटैक और टियानुआ के अटैक का जो दोनों कॉम्बिनेशन वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से तुम अब तक खड़े भी नहीं रहने चाहिए। जियांग उसके पास जाते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगा है। वो उस एल्डर को कॉलर से पकड़ते हुए बोलता है कि खूबसूरत बुढ़े
देख लो कहाँ कोई इंजरी नहीं है मेरे शरीर के ऊपर। वो एल्डर भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वो बोलता है कि मेरी सन ब्लेजिंग पाम टेक्निक का भी इस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्या है ये चीज? जियांग बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें अपनी ट्रिक में फंसाया और तुम फंस भी गए। ये सब सुन के वो एल्डर बोलता है कि बदतमीज बच्चे, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। जियांग बोलता है कि इतनी भी जल्दी कि अभी अभी तुमने मुझे पीटा था और मेरे रूल्स के हिसाब से मैं किसी का भी उधार नहीं रखता। इसी के साथ वो ट्रू फायर 100 स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का यूज कर देता है। एपिसोड के बाद हमने देखा था कि उस एल्डर को जियांग ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। अब आगे बढ़ते हैं तो इस एपिसोड में हम देख पाते हैं वो जो एल्डर था उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन गई थी। जियांग बोलता है कि अभी तुम्हारे बेहोश होने का वक्त नहीं आया, अभी भी 33 पंचेस बाकी हैं। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं और वो बोलते हैं कि ब्रदर शेन थोड़ा रुक जाओ। इसके बाद वो एल्डर को बोलते हैं कि 7th एल्डर, आप मेरी बनाई हुई पिल को कंज्यूम कीजिए जिसकी वजह से आपकी 60 to 70% पावर्स वापस आ जाएंगी और आप हील हो जाओगे। अगर कोई यहाँ पे मर जाएगा तो वो कितना बुरा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप ये पिल कंज्यूम कर लीजिए। ये जो पिल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल्स हैं, आप इंस्टेंटली हील हो जाएंगे। एंड देन जियांग तुम इन्हें बहुत अच्छी तरह से फिर से पीट सकते हो। ऐसी बातें सुन के तो उस एल्डर की होश ही उड़ गए थे। वो सोच रहा था कि ये बच्ची तो मुझे मरवा के ही मानेगी, अभी मैंने इतनी पिटाई खाई है। वहीं हम जियांग के शैतानी चेहरे को देख पाते हैं जहाँ पे जिया भी बहुत मजे लेके हंस रही थी। इसी के साथ उस एल्डर की पिटाई शुरू हो जाती है और यहाँ ये तीनों लोग जो थे अपने घर जाने के लिए रेडी थे। फिर उस एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम स्ट्रेचर पे जा रहा था, उसकी हड्डियां पूरी टूट चुकी थी, शक्ल पे 12 और दांत के नंबर तो सिर्फ 6 बचे थे। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी वो जियान को धमका रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी याओ फैमिली तुमसे बदला जरूर लेगी। इसके साथ सीन चेंज होता है और ये दोनों बैठे हुए थे डोर पे। अभी जियांग पूछता है कि तुम मुझे जिस मास्टर से मिलवाने वाली थी उसके बारे में तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। अभी वहाँ पे गेट ओपन होता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है जियांग को। ये इतनी ज्यादा फ्लॉलेस और स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी जिसके कारण जियांग को पता भी नहीं चला था कि वहाँ पे कोई आ भी रहा है। ये थी वो गोल्डन एनर्जी जो सडनली कहीं से अपीयर हुई थी। और इसी गॉडली गोल्डन एनर्जी के बीच में हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल सी लेडी को, जिनके सराउंडिंग में वो पूरी की पूरी गोल्डन एनर्जी डिवॉर हो रही थी। जियांग बोल रहा था मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे घुटने पे लाने के लिए मजबूर कर रही है। हमें उस हेवनली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। वो बताती हैं कि मेरी पावर्स के आगे 9th लेवल से नीचे वाला हर एक बंदा मेरे सामने सर झुकाएगा। जो कोई भी ऐसा नहीं करता उसके इंटरनल ऑर्गन एक्सप्लोड हो जाते। तो तुम क्या करोगे बच्चे? जियांग बोलता है कि चाहे जो हो जाए मैं शन जियांग केवल और केवल हेवन एंड अर्थ, पेरेंट्स और मास्टर के सामने झुकूंगा। ये सब देखकर जिया कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप रुक जाइए। तभी वो ब्यूटीफुल लेडी उसके मुंह को बंद कर देती है और बोलती है कि तुम एकदम ही चुप रहो, मैंने सेंस किया इसके पावर को। ये लड़का इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला है, मैं इस बात से बिल्कुल ही श्योर हूँ। बेचारी जिया भी अपने मास्टर की बातों को नहीं काट सकती और सिर्फ वो सर हिलाते हुए बोलते हैं कि जी मास्टर। वहीं हम देख पाते हैं कि जियांग उस पावर से खुद को एस्केप करने के लिए यिन एंड यांग डिवाइन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ऑरा सिंबलाइज होने लगता है। इसी के साथ वो बोलता है कि लाइफ एंड सोल वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, वो दोनों एक ही चीजें हैं। अब तक जियांग को स्ट्रगल करता देख और खड़े देख वो लेडी भी हैरान हो जाती है और बोलते है कि मेरी रॉयल पावर्स इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वियर्ड ट्रू की पावर की वजह से कैंसिल आउट हो गई है। तभी वो एक अटैक करती है लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। वो लेडी जियांग को बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हारी पावर्स अच्छी खासी हैं। जियांग भी समझ जाता है और बोलता है कि बेशक ये वही मास्टर है जिनके बारे में जिया ने बताया था। वो लेडी बोलती है कि तुम तो उस याओ क्लैन के कचरे से ज्यादा ही बेस्ट हो। इन सारी चीजों से जिया भड़क जाती है और बोलती है कि मास्टर आपने तो कहा था कि आप मेरे जियांग को एक खरोच तक नहीं लगाओगे, लेकिन आपने तो उसे डरा के रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उस अटैक की वजह से पूरा मैंशन तबाह हो गया था। फिर एक सीन में हम देख पाते हैं कि जियांग भागते हुए कहीं जा रहा था। वहीं जियांग चाय लेके आता है और वो बोलता है कि सीनियर्स थोड़ी चाय पी लीजिए। अभी वहाँ पे जिया बताती है कि मैंने ना पहले ही मार्शल आर्ट सेक्ट में ना एंट्रेंस ज्वाइन कर लिया। और ये जो लेडी है ना ये मेरी मास्टर की मुझे यहाँ से लेने आई है, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम कंपटीशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ इसलिए। ये सुन के तो जियांग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या मार्शल आर्ट सेक्ट? जियांग उस लेडी से पूछता है कि आपने तो कहा था कि 9th लेवल से नीचे वाले सारे लोग आपके पावर्स के नीचे दब जाएंगे, लेकिन जियांग के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो बोलते हैं बेवकूफ, वो पहले ही 9th लेवल पे पहुंच चुकी है, मेरी गाइडेंस में वो ट्रू मार्शल रियाल पे भी पहुंच जाएगी। बस इतना सुनने की देर थी कि जियांग के तोते उड़ जाते। जियांग को छेड़ते हुए बोलता है कि क्या मैं तुमसे पीछे रह गया, तुम तो पहले ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। जियांग कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम 9th लेवल पे पहुंच गए और मास्टर आप इसका प्लीज ख्याल रखिएगा। मेरी जिया बहुत बोली। वो लेडी बोलती है कि ट्रू मार्शल रियाल पे पहुंचना इतना भी ईजी नहीं है।
जियांग, जब तुम खुद 9th लेवल ऑफ मोर्टल मार्शल रियान पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें मौका मिलेगा जिया से वापस मिलने का। लिटिल जिया बोलते हैं कि ऐसा लगता है मास्टर ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। जियांग, तुम जब पावरफुल हो जाओगे तब तुम मुझे ढूंढने आओगे ना, बताओ मुझे। वहीं पे जियांग भी उसे परेशान करते हुए बोलता है बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, एक बार मैं 9th लेवल पे पहुँच जाऊँ। फिर वो मास्टर एक गेट खोलती हैं और बोलते हैं कि जियांग हमारे पास वक्त नहीं है, हम ले जा रहे हैं तुम्हारी जिया को डिवाइन वॉरियर किंगडम में, तुम उसे वहीं मिलोगे। फिर वो बोलते हैं कि जिया चलो यहाँ से। ये सुन के जियांग कहता है डिवाइन वॉरियर किंगडम मैं याद रखूंगा। अपनी मास्टर के साथ जाने से पहले जिया एक बार जियांग की तरफ देखती हैं तो भी जियांग कहता है कि चिंता मत करो मैं ज़रूर आऊँगा, तुम कहीं भी क्यों ना रहो मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ लाऊंगा। सारी बातें सुन के जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगी। तभी वो दोनों उस गेट से चले जाते हैं। वहीं पर जियांग उन्हें बस जाता हुआ देख पाता है और बोलता है कि हमारे बीच का गैप पहले भी बहुत ज़्यादा था, मुझे और कल्टिवेट करना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग और उसके फादर टियानहुआ बैठे हुए थे और वो अपने फादर से बात बोलता है कि फादर मुझे कल्टिवेट करने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। उसके फादर बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को, याओ फैमिली के टकरार की वजह से उन्होंने हमारे सारे मेडिसिन मटेरियल्स को कट कर दिया है। वहाँ पे कोई आता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी शन फैमिली के पास दो अल्केमिस्ट मौजूद हैं। हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पिल्टार के हेड होते हैं। याओ फैमिली के पास मेडिसिनल मटेरियल्स नहीं है, अगर हम एक नई अल्केमिस्ट वाली दुकान खोलें तो वहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और मेडिसिनल मटेरियल्स भी मिल सकते हैं। जियांग बोलता है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो एल्डर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर नहीं एंसेस्टर के बराबर हूँ। उसकी सुनते साथ ही जियांग कहता है ओल्ड एंसेस्टर। फिर वो उनकी दाढ़ी खींचते हुए बोलता है कि बूढ़ा कहेंगे तुम यहाँ मेरे साथ जोक करने के लिए आए हो। जियांग के इस हरकत से उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है और वो बोलते हैं कि टियानहुआ अपने बेटे को संभालो, हाथ से निकल गया ये लड़का। और बस उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि किसी को भी हंसी आ जाए। सिस्टर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैंने भी पैट्रिया कंपटीशन को सेलेक्ट किया था, फिर लास्ट में मैं गुस्सा होकर शिन फैमिली को छोड़ के चला गया था। जियांग बोलता है कि बात ऐसी नहीं है, आपको सच में हमारी चिंता नहीं थी और अब आपने पूरी की पूरी पेल्टार को छोड़ा है। वो एंसेस्टर बोलते हैं कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा एक यंग जनरेशन का जीनियस हमारे बीच में है। बोलते हैं कि याओ फैमिली ने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब हम नहीं सहेंगे। तभी टियानहुआ बोलते हैं कि क्या आप वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। वो बोलता है कि हाँ, मैं वो सिटी में जाके एक अल्केमिस्ट पवेलियन ओपन करने वाला हूँ। फिर इसी के साथ इन लोगों की बातें कंटिन्यू होती हैं और फिर ये लोग बात पे आ जाते हैं कि को बहुत ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने होंगे इसके लिए। मिस्टर बोलते हैं कि मैंने इतने वर्षों में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स एंड नाम कमाए हैं, वो किस काम आएंगे। वो बोलते हैं कि मैं पहले जाके वो सिटी में प्रिपरेशंस करता हूँ, तुम अपनी इंजरी ठीक करने के बाद आना। वहीं जियांग मजाक में बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और ग्रैंडफादर मिल रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वो सिटी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया लग रही थी। जियांग भी यहाँ पहुंच चुका था और ये बोलता है कि ये तो रॉयल सिटी है और अगर यहाँ कोई ब्रांच हमारी खुली तो हमें कभी मेडिसिन की कमी नहीं होगी। ग्रैंडफादर ने इस जगह का रास्ता बताया था और बोला था कि मुझे राइट में जाना है साउथ हेवन स्ट्रीट गली के। उस जगह पे जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। वो आदमी बताता है कि तुम्हें नहीं पता, यहाँ सिटी लॉर्ड का थर्ड बेटा आया हुआ और वो चीजें उठा रहा है यहाँ से। वो बताता है कि वो यहाँ ढांगशेंग फार्मेसी का लॉर्ड भी है और तो और इस लिंदोंग पवेलियन ने पता नहीं कैसे उससे पंगा ले लिया। अपने नए खुले हुए पवेलियन के बारे में ये सब सुन के तो जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने घुटनों पे आते बोलते हैं कि क्या हमारा लिंडान पवेलियन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। जब वो अंदर जाता है तो उसे ऊपर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखने जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे वो जो थर्ड बेटा बैठा हुआ था वो बोल रहा था। वहीं सामने वो एल्डर खड़े थे और वो बोल रहे थे कि थर्ड यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से तबाही क्यों मचा रहे हैं। वो बोलता है कि मेरा नाम जुआ जियान है और मैं यहाँ के लॉर्ड का थर्ड बेटा हूँ। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ, देखो मेरे इंजर्ड पैर को, मैं यहाँ से चल भी नहीं सकता। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जान से नहीं मारा है। ये सब सुनकर ये ओल्ड मास्टर समझ जाते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो थर्ड यंग मास्टर भी बोल रहा था कि मैं यहाँ से चलने के हालात में नहीं, मेरे पैर इंजर्ड हैं, तो मुझे तुम्हारा ये पूरा का पूरा स्टोर ही चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे तुम। वहीं इस बंदे की नौटंकी तो जियांग भी देख रहा था और वो जमीन पर से एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और वो इसे इतनी जोर से फेंकता है कि वो उस यंग मास्टर के पेट में जाकर लगती है, जिसके कारण उसकी चीख निकल आती है। इतने में वो खड़ा होता है और बोलता है कि किस बेवकूफ़ की हिम्मत हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। यहाँ पे रॉयल सोल्जर्स भी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट अटैक था, क्या कोई मास्टर है यहाँ पे। तभी एक सोल्जर बोलता है कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। जियांग आते हुए बोलता है कि तुम्हारा टूटा हुआ पैर ठीक हो गया, अभी तुम चिल्ला के कह रहे थे कि तुम्हारा पैर इंजर्ड है, तुम उठ भी नहीं सकते और अब उठ के खड़े कैसे हो गए।
अपना पर्दाफाश होते हुए देख के वो यंग मास्टर तो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वो बातों को पलटते हुए बोलता है कि रुको रुको, तुमने अभी मेरे को चुपचाप मारने की कोशिश की थी, तुम मुझे असैसिनेट करना चाहते हो। गार्ड्स, इस बंदे को अभी के अभी पकड़ लो और इसे काल कोठरी में डाल दो। जियांग भी रेडी हो जाता है और वो अपने पावर्स को अनलीश करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ आओ, मुझे अरेस्ट करो। इसकी पावर्स देखकर तो वो गार्ड्स भी डर जाते हैं और फिर वो यंग मास्टर बोलता है कि बेवकूफ़, उसे मैंने तुम्हें कैच करने को कहा है। जियांग बोलता है कि जैसा बेवकूफ़ मास्टर वैसा बेवकूफ़ गार्ड। वो गार्ड भी वार्न करता है कि मास्टर, इस बंदे की क्यूआई एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शार्प और अलग है। तो यंग मास्टर भी काफ़ी भड़क जाता है और बोलता है कि बेवकूफ़ गधे कहीं के, मैंने तुम्हें इसकी तारीफ करने को नहीं कहा, मैं खुद ही इसे निपटा डालूंगा। वो अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज़ करता है, जिसके कारण वहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसके हाथों से बस लाइटनिंग के नाम पे छोटे छोटे स्पार्क्स निकल रहे थे और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा, मेरी टॉयलेट ट्रेन टेक्निक से तुम बचना। इस तरह के बेवकूफ़ से निपटना तो जियांग के लिए बच्चों का खेल था, वो तो रोज़ ही ऐसे नमूनों को निपटा सकता है। जब वो अटैक करने जाता है तो वो यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अब शॉक्ड होते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी जियांग उसका गला पकड़ लेता है और फिर उसे वो चुप करना शुरू कर देता है। यंग मास्टर बोलता है कि तुम जानते भी हो मुझे कौन हूँ मैं, मुझे जाने दो यहाँ से। जियांग बोलता है कि तुमने ये पहले तो मेरे लोगों को हर्ट किया और फिर मेरी दुकान भी तोड़ डाली, इसकी भरपाई कौन करेगा। अभी वो बोलता है कि ये स्टोर तो टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे फादर यहाँ के सिटी लॉर्ड है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम बात कर सकते हो, हम दोनों शांति से इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन जियांग कहाँ रुकने वाला था, अभी भी उसे धमका रहा था और वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में जब इतनी चीज़ें पता है तो फिर भी तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जियांग उसे एक जोरदार करारा थप्पड़ लगाता है, जिस थप्पड़ को खाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे कैसे मारा, आज तक खुद मेरे फादर ने मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, मैं हुआ फैमिली को इसके बारे में बताऊँगा ताकि तुम अपनी जान की भीख मांगो। ये सुनते साथ ही जियांग उसे एक और थप्पड़ लगाता है। इसके बाद हम उसकी शक्ल देख पाते हैं, दोनों गाल टमाटर की तरह हो चुके थे और बड़े बड़े हाथों के निशान थे। जियांग बोलता है कि मैं बस एक बिगड़ैल बच्चे को सुधार रहा हूँ जिसे उसके फादर ने कभी डांट नहीं लगाई। वो बोलता है कि वुहू सिटी में सभी को पता है कि टॉयलेट ट्रेन और थंडर टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम इसे कितने लोअर लेवल पे यूज़ कर रहे हो। इतना ही नहीं, तुम तो डांसिंग पवेलियन के मास्टर भी हो और इस वजह से तुम्हारे फादर की नज़रों में तो तुम पहले ही गिरे हुए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर हुआ फैमिली तुम्हारी साइड अगर ले भी ले तो क्या वो लिंगडान पवेलियन की दो आल्केमिस्ट की टक्कर कर पाएगी। फिर जुआजियान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे फादर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं। वहीं लोग बात कर रहे थे कि पूरी सिटी में सभी को इस आदमी के बारे में पता है, इस मैटर के बारे में। जियांग बोलता है कि तो चुपचाप मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग और ख़राब हो। फिर जुआजियान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा इस दुकान से बाहर, मेरे फादर ने हमेशा मुझे नीचा समझा है, उन्होंने मेरे सारे रिसोर्स केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रदर को ही दिया है, जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा कम पावरफुल हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कोई सोल्यूशन ना मिले। तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए एल्डर को बताता है कि नीचे बाहर क्या चल रहा है। फिर वो एल्डर आके जियांग को बताते हैं कि इसकी फैमिली वाले सारे लोग नीचे आ चुके हैं। ये सुनते साथ ही वो जुआ जियांग की तो हालत और ख़राब हो जाती है और बोलती कि क्या फादर आ गए। नहीं, तभी जियांग किसी सोच में डूब जाता है और वो गहरी चिंता में चला जाता है। फिर जुआजियान दुखी होते हुए बोलते हैं कि तुम शिन फैमिली के जीनियस हो, तुम्हारे फादर और मदर ने तुम्हारे पे बहुत खर्चा किया होगा। ऐसी बातें सुन के तो जियांग बोलता है कि ज़रा सुनो मेरी बात, पहले तुम अच्छे से सुनो। मेरी फैमिली ने भी मुझे कचरा समझ के मुझे अपने घर से तक निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने किसी तरह अपनी पावर्स को अवेक किया। ये बहुत कुछ सहा है, मेरी फैमिली ने भी मुझे पसंद नहीं किया था, यहाँ तक कि मेरे सेक्ट वालों ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जियांग की बातें सुन के तो वो जुआजियान को लगता है कि ये भी मेरी तरह ही है। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। जियांग बोलता है कि केवल मेरे फादर ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने हर मुश्किल में मेरा सपोर्ट किया। जियांग उसे ऑफर करता है कि तुम्हें अपने बड़े भाइयों को लूज़र साबित करना होगा, तुम मेरे साथ वर्क करोगे। ये सुनते साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और बोलते हैं कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसे बंदे के साथ काम ज़रूर करूँगा। जियांग के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ ये खूबसूरत नज़ारा खत्म होता है। मिल्क की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही होती है, जहाँ जियांग ने एल्डर को वो गोल्डन फ्रूट दिया था, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एल्डर पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से हासिल किया। एल्डर, आप इसे गिफ्ट की तरह रखिए और हमारा लिंगडान पवेलियन अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसकी मदद से हम नए लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। वो एल्डर बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा। हम देख पाते हैं कि गोल्डन फ्रूट की बात पूरे के पूरे वुहू सिटी में फैल चुकी थी और तरह तरह के लोग वहाँ आने के लिए रेडी हो चुके थे। सब कुछ एंसेस्टर और जियांग ऊपर छत से देख रहे थे और वो लोग बात करते हैं कि एल्डर, आपने बिल्कुल सही कहा था, गोल्डन फ्रूट को पाने के लिए बहुत लोग आएंगे। आखिरकार गोल्डन फ्रूट एक ऐसा अल्केमी मेडिसिन है जिसे पाने के लिए हर कोई चाहता है। इस रिक्रूटमेंट का इंचार्ज कौन बनने वाला है। तभी वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो आते साथ ही बोलता है कि तुम लोग बाहर और लिंगडान पवेलियन वालों, मुझे तुमसे बात करनी है। अपना ये जो पवेलियन का नाम है इसे अभी के अभी बदलो, मुझे ये बिल्कुल
बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी जियांग बोलता है कि बुढ़े तुम हो कौन, हमारे डैन पवेलियन के नाम में तुम्हें ऐसा क्या गड़बड़ी दिख रही है। वो पर्सन अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं हूँ डैन किंग। ये नाम सुनते साथ ही तो जियांग और ओल्ड सिस्टर के चेहरे के ऊपर एक कड़वी रिएक्शन को देख पाते हैं। अपनी पावर्स को चैनलाइज करता है और उसके बाद अपने हाथों में वो एक जुआन फर्नेस को अपीयर करता है। तभी जियांग बताता है कि ये जो है वो साउथ मार्शल किंगडम के अंकल बो का फर्नेस है। नॉर्मल इंसान के लिए तो ये बस एक बहुत ही अच्छा अल्केमी फर्नेस है, लेकिन असल में ये एक ड्रैगन लेवल का वेपन है। वो डैन किंग बोलता है कि अगर तुम इसे देख के अमेज्ड हो तो चाहो तो तुम इरादा बदल सकते हो। सिस्टर मैया बोलते हैं कि ये सिर्फ इस घटिया लेवल के स्किल के साथ खुद को डैन किंग कहता है, बेवकूफ। जियांग को धमकाते हुए बोलते हैं कि जियांग तुम्हें इससे हारना नहीं, और अगर हारे तो फिर देख लो तुम्हारा बुरा हाल होगा। तुमने अभी फील किया इस ड्रैगन फर्नेस के अंदर से जो पावरफुल सेंसेशंस रिलीज हो रही हैं, और ये फर्नेस तुम्हें किसी भी कीमत के ऊपर हासिल करना ही है। तो भी जियांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो शुरू करते हैं। वो सर बुढ़े तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन करना होगा। वो बोलता है कि क्या कंपटीशन, जिसके ऊपर फिर हम देख पाते हैं कि जियांग बोलता है कि अगर मैं हारा तो मैं नाम भी बदल दूंगा और तुम्हें ये गोल्डन फ्रूट भी दूंगा। तभी वो एल्डर बोलते हैं कि अगर ये हार गया तो जियांग चालाकी करता है कि क्या एल्डर आपको इसका फर्नेस चाहिए। छी 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 एल्डर, आप कितने ज्यादा लालची हो। क्या आपको सच में लगता है, देखो इस बूढ़े आदमी को, इसके पास मिला जुला के है ही क्या, बस एक ओल्ड सा फर्नेस बचा हुआ है। उनकी ऐसी बातों को सुन के वो डैन किंग कहता है कि हा 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 हा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जुआन यांग फर्नेस को बेट करता हूँ। जियांग और ओल्ड एंसेस्टर चाहते भी यही थे कि ये बंदा अपना जुआन यांग फर्नेस भी बेट पे लगा दे। इसके बाद ओल्ड एंसेस्टर इन दोनों के बीच में कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि फेयरनेस रखने के लिए जियांग मेरा फर्नेस यूज करेगा। तो वो जियांग बोलते हैं कि मैं आपका फर्नेस क्यों यूज करूँ। तो कहते चुप रहो। फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और अपनी डिवाइन फर्नेस को अपीयर करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर एल्डर्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए उस फर्नेस को नीचे लाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम दोनों अपने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को इसके अंदर डालना और साथ ही अपनी ट्रू क्यूआई को भी। सारी बातें सुन के जियांग कहता है कि ये एल्डर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बोलते हैं कि चुपचाप जो कहा है वो काम करो। जियांग भी इस रुखी सुखी आवाज से चुपचाप शांत हो जाता है और एल्डर की बताए हुए ट्रिक्स का यूज करना शुरू करता है। इसके साथ ही वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक होगा वो तो हम उसकी आंखों में जो खौफ है उसी से पता लगा सकते हैं। वो वर्ल्ड पूरी की पूरी तरह मर्डरस ऑरा से फिल्ड था। इंटेंट तो मानो इस तरह से बह रहा था जैसे कि कोई खून की नदी हो। वहीं पर हम ब्लड डिवावरिंग बैट्स को भी देख पाते हैं। जियांग को उसके अंकल की वॉइस सुनाई देती है और वो बोलते हैं कि इसी तरह से हम अल्केमिस्ट कम्पीट करते हैं। तो और अभी तुम लोग मेरे फर्नेस के अंदर एंटर कर चुके हो और ये जो अल्केमी का कंपटीशन ये सिर्फ अल्केमी के स्किल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये इतना भी शो करेगा कि तुम्हारी ट्रू फायर बीस्ट की कंट्रोल पावर कितनी ज्यादा है। तब बताता है कि ये जो बैट्स यहाँ पे है ये ट्रू की फायर पावर से बने होते हैं। ट्रू की फायर बीस्ट का नाम सुनते ही बोलता है कि मुझे तो ये जगह डिवाइन रियलम की तरह ही लगती है। अच्छा मैया बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये कोई डिवाइन रियलम नहीं है, ये बस उसका छोटा सा इमेजिनेशन बनाया गया है। लेकिन दोनों जगह जो लॉ यूज होती है वो लॉ यहाँ पे भी सेम यूज होगी। डैन बोलता है कि तो चलो इसको शुरू करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा यातनाएं सहा है। वो डैन किंग कहता है कि ऐसा लगता है ये तुम्हारा पहला डिवाइन अल्केमी कंपटीशन है, मैं तुम्हें इसके ऊपर सलाह दे सकता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे बैट्स को किल करना होगा, जिसके लिए जियांग अपनी फायर बीस्ट को यूज करता है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था जब जियांग फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए गया था डिवाइन रियलम में। बोलता है कि बाइफेंग बाहर आओ। बाइफेंग वहाँ बाहर आते ही जोर जोर से अपनी पावर का नमूना दिखाने लगता है और चीख चीख कर ये साबित करता है अपनी डोमिनेंस को। वो डैन किंग भी शॉक्ड होते हुए बोलता है कि तुमने कितनी तैयारी की थी इस चीज के लिए, तुम्हारी ट्रू क्यूआई पावर तो बहुत ही ज्यादा थिक लग रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद वो अपने डिवावरिंग बैट को यूज करते हुए जियांग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर बाइफेंग भी अपनी फायर पावर का यूज करते हुए एक फायर बॉल क्रिएट करने लगता है, जिसके बाद वो उस फायरवॉल को बड़े ही तेज रफ्तार से डैन किंग की ओर फेंक देता है। वो डैन किंग भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर शील्ड का यूज करता है, जिसके बाद वो बोलता है कि हेवन एंड अर्थ की पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। इसी के साथ वो अपनी पावर्स को अनलीश करता है और जियांग की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। ही नहीं, वो अपने मेडिसिन बैट का भी यूज करने के रेडी होता है, जिसके लिए वो अपनी पर्पल लाइटिंग फ्लैश नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से हम वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन बर्ड्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं।
ये जो बैट्स थे इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी जो कि जियांग की तरफ बढ़ते हैं और उसे घायल करना शुरू कर देते हैं। जियांग के चेहरे पे कट लग चुके थे। वो बोलता है कि जो बाइफेंग को चोट लगेगा वो उसके ओनर को भी चोट लगता है। फिर हम बाइफेंग को देखते हैं जिसे भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही थी। जियांग फिर बोलता है कि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो इस बंदे से जीतना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो डैन किंग कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे बाइफेंग के साथ है इसकी वजह से तुम्हें भी वो डैमेज मिलेगा। अभी सिस्टर मेया वहाँ पे अपीयर होती हैं और वो बोलती हैं कि बेवकूफ़ गधे कहीं कि तुमने फर्स्ट लेसन भूल गया जो बाइफेंग ने तुम्हें सिखाया था। तभी जियांग को याद आता है कि वो 3 बर्ड्स में स्प्लिट होने वाला। वो उसे पीटते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ तुम कहते हो कि बड़ा होना ही हमेशा अच्छा होता है लेकिन कभी कभी इनफ होना भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि साइज़ में बड़े होने से। फिर जियांग बोलता है कि तो सिस्टर मेया मुझे क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं कि अपनी ट्रू फायर को इंजेक्ट करो डिवाइन सेंस और बाइफेंग के अंदर। वहीं वो डैन किंग अभी भी जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपने सारे बैट्स को एक जगह पे बुलाता है और एक लाइटनिंग स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। वो डैन किंग ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई जीनियस मेरी वजह से इस तरह से मर जाए, इसलिए मैं इस कंपटीशन को जल्दी खत्म कर दूंगा। इस काम के लिए वो अपने मेडिसिन बैट्स को भेजता है कि जॉर्ज जाके इस कंपटीशन को खत्म कर दो। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि बाइफेंग भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर्स फिर से स्प्लिट हो जाती है। पिछली बार जैसे हमने देखा था ये तीनों पावर के 3 फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं और तीनों अलग अलग पावर्स को एक्यूमुलेट करती हैं, जिसके लिए ये तीनों वापस लड़ाई शुरू कर देते हैं और उस डैन किंग को भी चोट लग जाती है। इतनी ज्यादा हाई स्पीड की वजह से उसके गले पे भी कट लग गया था। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कहना है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और ला सकें। वापस आते हैं हमारी स्टोरी पे। उस जख्म की वजह से वो डैन किंग था वो जमीन पे अपने घुटनों पे आ जाता है। जियांग बोलता है कि चलो इस कंपटीशन को खत्म करते हैं। सिस्टर मेया का धन्यवाद, मुझे उन्होंने ऐसी बात बताई। मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गया था कि बाइफेंग अपने छोटे छोटे फॉर्म्स में भी डिवाइड हो सकता है। खुद को हारता हुआ देख एक नए कॉमर से वो डैन किंग बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, उसके खून में तो आग ही लग जाती है। फिर जियांग कहता है कि चलो इस कंपटीशन को खत्म करें। इसे खूबसूरत ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले पार्ट्स नहीं होते जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बाइफेंग और वो मेडिसिन बैट एक दूसरे से लड़ाई करने के आमने सामने आ चुके थे। इतनी ज्यादा इंजरीज बाइफेंग को लग रही थी, जियांग को भी उतनी ही ज्यादा चोटें सहनी पड़ रही थी। इस फाइट में हमें दिखाया जाता है कि दोनों अल्केमिस्ट के बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। जियांग डैन किंग से बोलता है कि सीनियर डैन किंग, मैं अभी 3 ही बाइफेंग को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तभी वो डैन किंग कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी भी 5 मेडिसिन बैट्स मौजूद है। तभी जियांग कुछ सोचता और बोलता है कि बाइफेंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बिल्कुल नहीं ट्रू की फायर वर्मिलियन बर्ड की तरह है, तो शायद मैं इसे यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को एक्यूमुलेट करता है और वर्मिलियन बर्ड हेल फायर टेक्निक का यूज करता है। इन्फर्नो पावर की वजह से वहाँ पे बहुत सारे वर्लपूल को हम देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से लावा से धधक रहे थे। यहाँ कहता है कि चलो इसे एक ही बार में खत्म करते हैं। वो डैन किंग भी बोलता है कि हाँ चलो, मैं भी अब थक चुका हूँ इन इतनी चीजों से। डैन किंग भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और जिस टेक्निक का नाम था पर्पल लाइटनिंग बैम्बू ब्रेक, जिसकी वजह से हम वहाँ पे बहुत बड़े एक्सप्लोजन को भी देख पाते हैं। ये दोनों भी अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे ताकि एक दूसरे को पीछे कर सके। यहीं पे हमें बाहर लिंगडान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस पावर बाहर रिलीज हो रही थी। अगले पल वहाँ पे हम एक बहुत बड़े से एक्सप्लोजन को देख पाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जियांग भी उसमें घायल हो गया था। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि क्या सच में जियांग हार गया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो होना ही था, जब सामने खुद डैन किंग खड़ा हो तो ये छोटा बच्चा क्या ही कर पाए। डैन किंग भी बोलता है कि मैं भी उस हमले की वजह से अफेक्ट हो चुका हूँ, मैं ऑरा की रिफाइनिंग पिल्स को भी रिफाइन नहीं कर सकता। वे लोग पूछ रहे थे कि क्या जियांग ने ऑरा पिल्स बनाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब डैन किंग ना बना पाए तो जियांग भी नहीं बना सकता। जियांग वही मुस्कुराते हुए बोलता है कि थैंक यू वेट करने के लिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपने हाथों में से ऑरा पिल्स को रिलीज करता है। ऑरा पिल्स बनी थी ना वो काफी ज्यादा प्योर थी, कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। तभी जियांग पूछता है कि मास्टर या सीनियर, क्या इसे मैं अपने विक्ट्री समझूं। तभी वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि नए जनरेशन के जो अल्केमिस्ट है वो बहुत अच्छे करेंगे फ्यूचर में, मैं तुम्हें अपना ये डैन फर्नेस देता हूँ गिफ्ट में। जियांग बोलता है कि सीनियर, आप मुझे ये जुआनियान फर्नेस दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। वो डैन किंग बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसका एक अच्छा ओनर होना चाहिए था। अभी जियांग अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ चीफ अल्केमिस्ट की तरह काम करें। हमारी किंगडान पवेलियन जो है आपके लिए सदा भारी रहेगी और इस चीज के प्राइस के तौर पे मैं आपको ये गोल्डन स्पिरिट फ्रूट देना चाहता हूँ। मास्टर प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। गोल्डन सिस्टर बोलते हैं कि अगर मेंगला हमारे लिंगडान पवेलियन में जुड़ना चाहता है तो हम अपने लिंगडान पवेलियन का नाम किंगडान पवेलियन जरूर करेंगे, बिकॉज ये एक डैन किंग है। वो डैन किंग भी अंदर अंदर बहुत खुश था और वो बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी काइंडनेस के लिए। तो ये सब नजारा देखते हैं वहाँ पे खड़े लोग बोलते हैं कि खुद डैन किंग लिंगडान पवेलियन में जुड़ रहे हैं। मास्टर शन जियांग, हम भी आपके पवेलियन में जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो एक हैंडीमैन की तरह क्यों ना हो। जियांग बोलता है कि ये सब चीजें तुम
हमारे चीफ आल्केमिस्ट से पूछो, वो ये सारी चीजें आपसे संभालेंगे। ऐसा करके उन्होंने डैन किंग को काम पे लगा दिया था और ओल्ड एंसेस्टर और जियांग ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे। इन्फॉर्मर बोलता है कि मास्टर शिनजियांग डांसंग फार्मेसी से एक कैरेज आई है आपको लेने के लिए, वो उनकी जो एल्डर है वो आपसे मिलना चाहती है। डांसंग फार्मेसी का नाम सुनते ही तो ओल्ड एंसेस्टर के नाक मुंह से खून आने लगता है। जियांग सोचने लगता है और सोचता है कि कहीं यहाँ की जो एल्डर है वो जुआ यू यिन नहीं है ना। जिसके बाद हमें डांगशियांग फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की एक बाथ में स्नान कर रही थी और वो बोलती है कि कोई भी मर्द मेरे चार्म से बच नहीं सकता। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं हुआ यू यिन है। जिसके बाद फिर हमें 1 वीक लेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज जा रही थी, उसके अंदर और कोई नहीं हमारा जियांग बैठा हुआ था और फिर वहाँ पे सिस्टर मैया उसे बताती है ये जरूर डांगशियांग टाओ 8 सेक्ट के पीछे पड़े हैं। जियांग बोलता है कि 8 ग्रेस सेक्ट इस चेनवो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, पास काफी ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज और कल्टिवेटर्स हैं। हर कोई चाहता है कि वो इनके अंदर एडमिशन ले। जियांग पूछता है कि तो क्या वहाँ की आल्केमी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती होगी। सिस्टर मैया बोलते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें आल्केमी मैं सिखाऊंगी। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें टाइमो सेक्ट जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है 8 सेक्ट्स में से। जियांग पूछते हैं कि सिस्टर मैया क्या आज आपका मूड खराब है। सिस्टर मैया बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भद्दे उस ट्रेजर की वजह से हो रहा है। हमारा ये जो ट्रेजर है ये मेरी यिंग बॉडी को बहुत ही ज्यादा बैडली अफेक्ट करता है। जियांग कहता है कि ये डैन फर्नेस इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको, इसके साइज को चेंज किया जा सकता है और ब्लड गिराने के बाद ये अपने मास्टर को खुद से ही स्वीकार कर लेता है। आगे बताते हैं कि बायू जो है ट्रू की यूज करके इसे रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं हर्ट होती हूँ। एक ऐसा एहसास है जैसे एक तरफ ठंडा और दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा हॉट। जियांग सिस्टर मैया की कंडीशन पे हंसते हुए बोलता है कि तो आपको ऐसा लगता है, माफ कीजिए। सिस्टर मैया थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कैसे किसी को छेड़ा जाता है। इसके बाद वो अपने पैरों से जियांग को चूटी काटना शुरू कर देती हैं। वो उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं। जियांग बोलता है कि सिस्टर मैया ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, ऐसा मत कीजिए। इसके बाद वो बोलते हैं कि और हाँ एक बात बताना है, अगर तुम्हें किसी सेक्ट में ज्वाइन नहीं करना है तो 8 सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है टाइमो सेक्ट, और इसका मतलब तुम्हें टाइमो सेक्ट जाना है। इसके बाद वो बोलते हैं कि और हाँ उस घटिया औरत की तरफ एकदम मत देखना, जो देखना नहीं है वो नहीं देखना है, जो नहीं सोचना वो नहीं सोचना। जब सुन के जियांग भी डर जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। इसके साथ सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग डांगशियांग फार्म से पहुंच चुके थे। फिर वहाँ पे जियांग जो होता है लीडर से मिलता है, यानी कि जुआ यून से। और जैसे सिस्टर मैया ने अंदाजा लगाया था ये लड़की एकदम वैसे ही थी, वो जियांग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो किसी भी तरह जियांग को अपनी बॉडी का लालच दिखा के अपने वश में करना चाहती थी। जियांग किस तरह खुद को रोकते हुए बोलता है कि क्या यहाँ कोई स्पेशल सीक्रेट मेडिसिन है। जियांग को ऐसा करता है। सिस्टर मैया बोलती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें आल्केमी बताऊंगी, तुम आल्केमी के बारे में सोचो, इस लड़की के बारे में मत सोचो। वो बोलती है अगर मास्टर सन जियांग को इसकी इतनी केयर हो रही है तो खुद इसे टच करके क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। मास्टर शन जियांग आप खुद आप चेक कर सकते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। जियांग कहता है कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं इस वुमेन के ट्रैप में नहीं आ सकता। ये बोलते हैं कि मास्टर शन जियांग आप नहीं समझ रहे हैं क्या मेरी बातों को, मैं जो कह रही हूँ आपको। जियांग बोलता है मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारी ट्रिक्स है ताकि तुम मुझे डांगशियांग टाओ युआन में एडमिशन करा सके, जिससे तुम्हें भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके। बोलती है आप ऐसा क्यों करिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। जियांग कहता है कि तुम थोड़ा लेट हो गए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं टाओ मो सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। वो बोलती है कि क्या, टाओ मो सेक्ट तो सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल सेक्ट है। मास्टर जियांग आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने सारी तैयारियां यहाँ कर ली थी। वो और फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं कि अगर आप एक ट्रू डिसाइपल बन जाते हैं तो मैं आपको बच्चे की माँ बनने के लिए रेडी। नहीं मैं आपकी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे पता है मिस जिया को इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये सब सुन के जियांग कहता है कि मुझे उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते साथ ही वो जो जुआन थी वो वहीं पे गिर जाती है अपने मुंह के बल। जियांग बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जूनियर्स में पहले इस पे बैट लगा लूंगी, है ना। लड़की नाटक करते हुए बोलती है कि मास्टर जियांग आपने सिर्फ मेरी बेइज्जती ही नहीं की बल्कि आपने मुझे ओल्ड भी कहा और ये भी कहा कि मैं आपके जनरेशन के टाइप की नहीं हूँ। ये लड़की बोलती है कि मास्टर शन अगर आपका मन कभी बदले तो आप किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं। बाय द वे मुझे एक ट्रेजर देना था जो मास्टर हुआ के लिए था और मुझे इसके लिए स्पिरिचुअल मनी चाहिए। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मास्टर हुआ तो मुझसे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, वो बड़ा ट्रेजर क्या है। तभी जियांग अपनी बड़ी सी पोतली में से निकालता है मिलेनियम स्पिरिट ग्रास। इसे देखकर तो इस लड़की का मुंह ही बन जाता है, कहते छी इससे गंदी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी है। फिर हमें 8 मोस्ट पावरफुल सेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल था टाइमो सेक्ट, कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट। पास लगभग सबसे ज्यादा ट्रू मार्शल रियल्म के कल्टिवेटर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर आता है हेवनली डिवाइन वेपन सेक्ट, वेपन रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये लोग एंशिएंट मेथड का यूज करते हैं ताकि वेपन को रिफाइन करें और इनकी टेरिटरी में बहुत सारे डिवाइन वेपन
जान से लॉस्ट हो चुकी है। जिसके बाद आता है डांगशियांग ताओयुआन। ये अल्केमी स्किल को पोजेस करती है और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में जितनी भी अल्केमी से रिलेटेड चीजें होती हैं ये सारा कुछ यही संभालता है। चौथे नंबर पे बात अगर की जाए तो ये कोई और नहीं आइस विंड वैली है, जो कि अपने यिन एंड यांग डिवाइन टेक्निक्स के लिए फेमस है। आइस विंड वैली में सबसे ज्यादा एक्सीलेंट और अच्छे ब्लड लाइन वाले लोगों को ही एंटर करने की परमिशन के जो बचे हुए 4 हैं उनमें आता है बीस्ट मार्शल सेक्ट, जो कि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। फिर आओजियान क्लैन जो है वो स्वॉर्ड इंटेंट पे बेस्ड है। उसके बाद आता है ट्रू मार्शल सेक्ट, जो कि सबऑर्डिनेट है ग्रेट मार्शल सेक्ट का। और उसके बाद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन है लोटस क्लैन, के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी पता चलती है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और फिर हमें वो सिटी का सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग टहल रहा है। वो बोलता है कि मैंने जो स्पिरिट ग्रास है उसे 4 लाख स्पिरिचुअल मनी में बेच दिया है और अब मैं अच्छे अच्छे मटेरियल्स खरीद सकता हूँ। उसके बाद उसकी वहीं पे नजर पड़ती है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि वो सिटी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। इस रजिस्ट्रेशन के बारे में जियांग को पता था लेकिन वो भूल जाता है। वो बोलता है कि अरे मैं तो ये भूल ही गया था, ये रजिस्ट्रेशन टेस्ट तो आज ही कंडक्ट होने वाला और लास्ट डे थे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पे इस टेस्ट को देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहीं पर एग्जामिनर बोल रहा था कि अगर तुमने येलो कलर या उससे एबव पे हिट किया था तुम पास माने जाओगे। वहीं पे हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जोश में आते हुए बोलता है कि मैं जरूर इसे पास करूंगा और उस स्टोन के ऊपर एक बहुत जोरदार मुक्का हिट कर देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक ग्रीन कलर शो हुआ था। इस ग्रीन कलर को शो होते ही देख के वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एग्जामिनर बोलता है कि तुम प्रीलिमिनरी राउंड के लिए रेडी हो चुके हो। फिर वहाँ पे जियांग आते हुए बोलता है कि अबे मोटे हट सामने से, ये तो सिर्फ ग्रीन कलर ही है, इसमें इतने खुश होने की बात क्या है। वो आदमी वहाँ से रोते हुए जाने लगता है, बोलता है कि मैंने तो पास कर लिया, बाकी लोग पास भी नहीं कर पाए। यहाँ पे जियांग कहता है ये जो ट्रायल स्टोन है ये 7 डिफरेंट कलर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जैसे कि एक रेनबो होता है। फिर क्या था, जियांग भी अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्यूमुलेट करता है और एक पंच में लाता है, जिसके बाद वो उस पंच को दे मारता है सीधा उस रॉक के ऊपर। वो पंच इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि वो जो रॉक था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। आसपास में जितने भी ऑडियंस ये सब देख रहे थे वो तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जियांग कह रहा था कि ये स्टोन तो बहुत ही कमजोर निकला, एक ही पंच में ये टूट गया। फिर वो मासूम बनते हुए कहता, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी पंच की पावर को कम करना चाहिए था, यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तभी वहाँ पे कोई ऑथर बोलता है कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है, क्या कर रखा है तुम लोगों ने, ये किया है मैं उसे पनिश करूंगा। ये और कोई नहीं बल्कि वो थर्ड यंग मास्टर ही होता है। जब जियांग बोलता है कि एक्चुअली में ये मैं हूँ तो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि ब्रदर शेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो जियांग को अपनी हवेली पे इनवाइट करता है। वो दोनों रूम में बैठे हुए थे और उसके बाद फिर वो थर्ड यंग मास्टर बोलता है कि मास्टर जियांग क्या आप सच में चाहते हैं कि आप वो सिटी के मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्ट लें। जियांग बोलता है कि एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये हर 3 साल में एक बार ही आती है। साउथ मार्शल किंगडम के हर एक कल्टिवेटर का ये सपना होता है ताकि वो इसमें जीते। लेकिन मास्टर ये तो याओ फैमिली कंडक्ट करवाते हैं और आपके और याओ फैमिली के बीच में तो पहले से दुश्मनी चल रही है। मास्टर आपको अपनी लाइफ बचाना चाहिए, ये अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जियांग बोलता है कि मुझे पता है कि इसमें खतरा है लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, मेरे पास प्लान है। बस क्या प्लान है मास्टर, सुनना चाहोगे? मेरे पास हम बताते हैं। जिसके बाद जियांग उस थर्ड यंग मास्टर के कान में कुछ बोलता है जो हमें अभी नहीं बताया जाता, हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग अभी भी कोशिश कर रहा था ताकि वो उस डैन फर्नेस को अपना बना सके। वो कहता है ये किस तरह का फर्नेस है, इवेंट सिस्टम में याओ बेस के आर पार नहीं देख पा। जब इतने पे उसका काम नहीं बनता तो अपनी अजूर ड्रैगन की ट्रू की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जो हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी। मेया और बायू कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पावर हो चुकी है तुम्हारे अजूर ड्रैगन की। वो दोनों बोलते हैं कि जियांग तुम्हारे इस पावर से शायद ये जो डैन फर्नेस है तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार कर ले, तुम अपनी पावर्स को ट्रांसमिट करना बंद मत करना। इसके बाद जियांग कहता है सिस्टम में ये आप आइए और इसे देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अजीब है। फिर हम वहीं पे देख पाते हैं वो जो डैन फर्नेस था उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था, वो एक अजीब शेप में आ गया था जिसके ऊपर ड्रैगन का सिंबल था। सिस्टर मेयो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहती, बहुत डरावना लग रहा है, सिस्टर बायू आप प्लीज जाइए। बायू कहते हैं अरे तुम तो इन चीजों में एक्सपर्ट होना, जाओ। जियांग बोलता है मैं यहाँ पे इतना हार्ड मत बनाइए इस चीज को, आखिरकार बायू की जो यन बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। ये सुनते साथ ही तो बायू के खून में आग लग जाती है। वो बोलते है रुको कुत्ते मैं तुझे बताती हूँ। सिस्टर बायू बोलते सिस्टर क्या सच में आप ये करने जा रही है, बहुत बुरा है, मुझे दुख हो रहा है आपके लिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखो और सीखो मेरे। इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती हैं और डायरेक्टली उस फर्नेस को टच कर देती हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलते हैं कि ये डैन फर्नेस ये बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये फर्नेस तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जियांग ये सब देख के कह रहा था वाह सिस्टर भाई तो कितनी ज्यादा क्यूट है, मतलब एक लड़की कष्ट में है और ये लड़का अभी भी उसके मजे ले रहा है। खैर कहानी पे वापस आते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सिस्टर बायू का हाथ पूरी तरह से जल जाता है। वो बोलती हैं
ये जो फर्नेस है इसके पास ऑरा ऑफ रिजिडिटी एंड यांग है, हो सकता है कि ये किसी भी चीज़ को रिपेल करे। ये एक डिवाइन ड्रैगन वेपन है। जियांग कहता है डिवाइन ड्रैगन वेपन, ये क्या होता है? मैया बोलते हैं कि ये जो डिवाइन ड्रैगन वेपन है ये इस मॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, ये तो एक कचरा है, तुम्हें उस डैन किंग को वापस दे देना चाहिए। वो मन में बोलते हैं कि अगर ये बच्चा इसे प्रैक्टिस कर ले तो हमारी पावर्स रिकवर होने में ये मेरी हेल्प कर सकता है। आयु बोलते हैं कि ये बकवास चीज़, मैं जा रही हूँ रिंग में, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियांग कहता है तो इसमें अभी बहुत सारे ऐसे राज है जो मुझे खुद ब खुद ढूंढने होंगे। सडनली उसके दिमाग में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होने लगती है। एंशिएंट टाइम में ड्रैगन सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ट्रू ड्रैगन के साथ, जो कि पहले टियानशन माउंटेन्स पे रहा करते। जियांग बोलता है कि ये फर्नेस एक यान लॉन्ग जी नाम के बंदे ने रिफाइन किया था, वो भी एंशिएंट टाइम। इस फर्नेस में फायर ड्रैगन ब्लड जेल होने के कारण ये अल्केमी को बहुत ही ज्यादा स्टेबल बना देता है। कमाल की बात तो ये है कि इस फर्नेस के अंदर यिन एंड यांग डिवाइन फॉर्मेशन एरे भी प्रेजेंट है। इसके कारण फर्नेस के अंदर का टाइम यहाँ के टाइम से अलग चलेगा और जो हमारे पिल होगी ये काफी ज्यादा अच्छी निखर कर आएगी। अभी सिस्टर मिया कुछ सेंस करती है और बोलती है कि जियांग कोई हमें फॉलो कर रहा है। जियांग भी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस रिंग में सबसे पहले तो चली जाइए। जैसे ही मैया अपने रिंग में वापस जाती हैं हम वहाँ पे देख पाते हैं कि एक एरो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जियांग की ओर बढ़े आ रहा था। जियांग भी बिना समय गए अपने पावर्स का यूज करता है और उस एरो को अपने पास आने से पहले ही रोक देता है। फिर वो कहता है कि लो मेरी तरफ से ये उसी को वापस गिफ्ट भेजता हूँ जिसने मेरी तरफ ये फेंका है। जिसके बाद वो उस एरो को उसी डायरेक्शन में वापस थ्रो कर देता है, जो कि पहले से 10 गुना ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही थी और ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आसपास की चट्टानें भी टूट जा रही थी। फिर हम देख पाते हैं कि वो एरो एक बंदे के सीने के आर पार हो जाती है जिसने उस एरो को चलाया था। वहीं पे उस बंदे के साथी भी खड़े थे। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये एरो आखिरकार आया कहाँ से। मैया बोलती है कि कितना ज्यादा अजीब है, यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं। जियांग बोलता है कि मैंने ही अफवाह फैलाई थी। बायू बोलते हैं कि तुम तो एक नंबर के गधे ही हो, अभी तुम एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में फंसे हुए हो। वो बोलता है कि सिस्टर बायू आपने कहा था कि व्हाइट टाइगर को पावर को फीड करने के लिए फाइटिंग की जरूरत है और अभी तो टूर्नामेंट में मेरे पास आने वाला और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अच्छा ओपोनेंट्स होंगे अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। जिसके बाद जियांग अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने हंटर को लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा, अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। लीडर बोलता है कि हमें तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें यहाँ मारने आए हैं और हम हैं ब्लैक विंड गैंग। के साथ जियांग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग ब्लैक विंड गैंग से आए हो, ठीक है। इसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उनके ऊपर और अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुम अपनी लाइफ को राइचियस पाथ के लिए सैक्रिफाइस कर दो। उसके दो चमचे बोलते हैं कि लगता है हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं, हम लोग पकड़े जा चुके हैं मास्टर। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो बताया गया था कि लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जरूर हमारे बीच में कोई घुसपैठिया है। वो बोलता है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, हम 3 है और ये अकेला, हम लोग चाहें तो इसे एक झटके में ही मार सकते हैं। जियांग भी उनका सामना करने के लिए अपने हंटर की टेक्निक जिसका नाम था व्हाइट टाइगर डांस ऑफ द पायराइट फायर उसका यूज करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ तबाही का ही मंजर दिख पाता है, पूरी तरह से खौफनाक मंजर था। लेकिन फिर भी उनमें से एक बंदा बच जाता है और वो जियांग के पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग तो जियांग ठहरा, वो उसने उसे देख लिया था और उस पर अटैक कर देता है। और इस बार जियांग काउंटर अटैक में व्हाइट टाइगर के सेकंड मूव का यूज करते थे, जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्शल टाइगर अपीयर होता है, जिसके रोड की वजह से वो जो असैसिन था वो पीछे की ओर फिक जाता है। जियांग उसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए फिर उससे पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन वो जो असैसिन बोलता है कि तुम तो 7th लेवल पे अभी नहीं हो, तुम तो अभी 6th लेवल पे हो, लेकिन फिर भी कैसे तुम उस पावर का यूज कर सकते हो। जियांग बोलता है कि मैं अभी 6th लेवल पे हूँ, लेकिन मेरी पावर 7th लेवल के बराबर हो चुकी है। फिर जियांग पूछता है कि क्या याओ फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है, सीधे सीधे जवाब दो वरना मरने के लिए रेडी रहो। वो बोलता है कि मैं ब्लैक विंड गैंग का 3rd लीडर हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जियांग उसे टॉर्चर करने के फिर से अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करता है और वो बोलता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे और भी प्लान है। फिर वो बंदा बोलता है कि लेजेंडरी यिन डिवाइन मार्शल टेक्निक को मास्टर की, थोड़ी देर पहले तुमने जितने भी टेक्निक यूज किए वो सारी यांग टेक्निक्स थी, तुम हो कौन, इस डेमोनिक टेक्निक के बारे में तुम्हें कैसे पता है। जिसके बाद जियांग उसके सर पे अपना हाथ रखता है और फिर अचानक से उसके ऊपर इतने जोरदार प्रेशर करता है कि जिसके वजह से वो बंदा वहीं पे धराशायी हो जाता है। जियांग बोलता है कि इस बंदे ने मेरी हर एक टेक्निक के बारे में जान लिया, ये कि एक डिवाइन डेमोनिक टेक्निक है। क्या सिस्टर मैया आपका इसके साथ कोई ताल्लुकात है। मैया कहते हैं कि नहीं, मेरे डिसेंडेंट्स हो सकते हैं कि इसके बारे में जानते हो। इसके साथ वो बंदा बेहोश होने से पहले कुछ बोल रहा था, वो बोल रहा था डैन डैन किंग किंग डैन किंग डैन। जियांग अचानक से बोलता है कि क्या किंगडम पवेलियन, उसे क्या हुआ है बताओ मुझे। वो फटाफट वहाँ से निकलता है और अपनी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके पीठ के ऊपर फायर के विंग्स आ गए थे और वो उन विंग्स का यूज करते उड़ते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए, याओ क्लैन वालों ने बहुत घटिया ट्रिक यूज किया, मैं उधर बिजी रहूंगा और ये मेरे फैमिली पे अटैक करेंगे। साथ वो नीचे उतरता है और फिर अपने घर को देखने लगता है, यानी अपने किंगडम पवेलियन को। वो कहता है कि उस 3rd लीडर ने तो बोला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई, लेकिन यहाँ पे तो देख के नहीं लगता कुछ। लेकिन वहीं पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जियांग के फादर और उसके अंकल वहाँ पे आते। जियांग देख के बोलते हैं कि फादर आप यहाँ क्या कर रहे हो।
उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। जियांग उनसे पूछता है कि अंकल शनहा आप यहाँ पे कैसे हैं और क्या आपको पता है कि कुछ लोग यहाँ ट्रबल करने के लिए आए थे, क्या आप उन लोगों से मिले? फादर और अंकल बोलते हैं कि हाँ हम जब आ रहे थे तो हमें कुछ चोर तो मिले थे, लेकिन वो दोनों बहुत ही कमजोर थे। वो जियांग के फादर के मुंह से ढेर सारा ब्लड आने लगता है और वो ब्लड की वॉमिटिंग करके वहीं जमीन पे फर्श पे पड़ जाते हैं। ये दोनों भी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पे ओल्ड एंसेस्टर आते हैं और टियान हुआ को ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एनर्जी बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है। फिलहाल के लिए तो मैंने इनके मेरिडियंस को सेव कर लिया है। जियांग बोलता है कि अंकल शनहा क्या आप यहाँ आने से पहले किसी से लड़ाई कर रहे थे, कौन थे वो लोग? वो बताते हैं कि टियानहुआ ने उन लोगों को मार पीट कर भगा तो दिया था वहाँ पर से, लेकिन उन्होंने टियानहुआ के ऊपर अटैक कर दिया था। जरूर उन्होंने किसी तरह की इविल टेक्निक का यूज किया जिसकी वजह से टियानहुआ की आज ये हालत हो चुकी है। गोल्डन सिस्टर बोलते हैं कि देखो ये जो यहाँ पे इंजरी है, क्या ये जो इंजरी है ये इसी क्लॉ के कारण हुई है? क्लॉ को देखते ही वो अंकल बोलते हैं कि क्या ये क्लॉ, इससे तो मैं भी हिट हो गया था, देखो मेरे हाथ पे वो अभी भी वो निशान है। और फिर उनके नाक मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो भी अपने भाई को कंपनी देने के लिए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर ओल्डन सिस्टर उन दोनों के मेरिडियंस को सील कर देते हैं। ओल्डन सिस्टर बोलते हैं कि अभी के लिए तो ये दोनों ठीक है, टियानहुआ इंजरी बहुत ही ज़्यादा लेकिन गहरी है, तुम्हें तो फिर मार्शल आर्ट कंपटीशन की भी तैयारी करनी है ना, तुम जाओ मैं इन दोनों को देख लूँगा। जियांग वहाँ से जाते वक्त सोचता है कि मिस्टर बायू क्या आपने देखा मेरे फादर और अंकल के हाथ पे जो क्लॉ का निशान है वो किस तरह की इविल टेक्निक का यूज़ करके बनाया गया है? वो बताते हैं कि किसी स्पेल कास्टर ने एक मैजिक अब्सॉर्प्शन स्पेल डाल दिया तुम्हारे फादर पे, जिसकी वजह से उनकी जो जितनी भी पावर्स है वो किसी और के पास ट्रांसफर होती रहेगी, इसकी वजह से तुम्हारे फादर की मौत 3 दिनों में हो जाएगी। ये सुन के तो जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलते हैं कि केवल 3 दिन? वो बोलते हैं कि जिसने भी इस टेक्निक का यूज़ किया वो लगता है इस टेक्निक को यूज़ करने में कच्चा है, इसी वजह से तुम्हारे ओल्ड एंड सिस्टर ने अभी उस टेक्निक की पावर को सील कर दिया, इसलिए वो अभी खतरे से बाहर है तुम्हारे फादर और अंकल। जियांग बोलता है कि वो याओ फैमिली वाले बहुत ही बेशरम, उन्हें पता था कि मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्ट लूंगा, इसीलिए उन्होंने चुपके से मेरे फादर और अंकल पे अटैक किया ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। मैया उसे चुप करने लगते हैं। तभी जियांग बोलता है कि सिस्टर मैया आप ये क्या कर रही हैं? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो एक इविल टेक्निक का यूज किया गया तुम्हारे फादर पे, और तो दुनिया में जितने भी इविल टेक्निक है उन सब की गॉडेस तुम्हारे सामने ही खड़ी है, जरा देखो अपनी नजर उठा के सिस्टर बायू। जियांग उनसे हेल्प मांगता और बोलता है कि भले ही आपने अपनी पावर खो दिया, लेकिन क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उस ब्लैक विंग गैंग से मदद पाने में? क्या आप मेरे फादर और अंकल को ठीक कर सकते हैं? तभी मैया बोलते हैं कि मेरी जो टेक्निक है वो किसी के जान बचाती नहीं बल्कि किसी की जान ले लेती है। ये रिस्पॉन्स में फिर मैया बोलते हैं कि सिस्टर बायू आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपके पास तो अभी भी वो स्पेशल टेक्निक बची हुई है। मैया को इस तरह से बोलते हुए देख के वो समझ जाती है कि ये लड़की क्या कहने की कोशिश कर, जिसके बाद हम सीन देखते हैं और फिर बायू एक बार टब में लेटी हुई थी और वो बोलती है कि जल्दी जियांग इसमें आके बैठो। मैया फिर वहाँ पे बताती है कि सिस्टर बायू के साथ जो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, जो सिस्टर बायू अपनी टेक्निक तुम्हें देने वाली है, उसकी वजह से तुम अभी ब्लैक विंड गैंग के अटैक से हमेशा बचे रहोगे। तभी वहाँ पे जियांग बोलता है कि सिस्टर बायू क्या सच में आप अपनी उस टेक्निक को मुझे ट्रांसफ़र करने वाली हो? बायू बोलती है कि बिल्कुल, ये तो उन बेवकूफ़ गधों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसे कंपेयर भी मत करना। अभी जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ इसकी वजह से हो सकता है तुम नेक्स्ट रियल पे भी ब्रेक कर थ्रू कर जाओ। तो और इतना ही नहीं, तुम अपोनेंट की पावर को भी अब्जॉर्ब कर पाओगे, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। इतना ही नहीं, इस टेक्निक को इनगल्फिंग डेविल्स कल नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इस पूरे रूम में सिस्टर बायू की मिस्टीरियस मर्डरस ऑरा फैल चुकी थी और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ ये एपिसोड की स्टार्टिंग में पिछले एपिसोड की साथ ही होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पिछली बार सिस्टर मैया ने जियांग को एक प्रोटेक्शन स्पेल दिया था जिसका नाम था इनगल्फिंग द स्कल डेविल। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक विंड गैंग लायर को। वहाँ का जो मेंशन था वहाँ से हम हंसने की आवाज़ें सुन पाते हैं। एक बंदा वहाँ बोल रहा था कि क्या उन लोगों को सच में लगा था कि वो लोग याओ फैमिली से टक्कर ले सकते हैं। वो सिटी का सिटी लॉर्ड बोलता है कि हमने उस शेनजियांग को इतना ज्यादा घायल कर दिया कि वो अपने डैन पवेलियन को फिर से नहीं शुरू करे। वांग फैमिली का पैट्रियर्क वांग येशिंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ उस लड़के के साथ। ब्लैक बेल्ट गैंग का मास्टर जो कि 8th लेवल ऑफ मॉर्टल मार्शल रियल पे है, अपने 300 बंदों को भेजा था जियांग को मारने के लिए। तभी वहाँ पे हॉल का गेट तोड़ते हुए एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये लोग बोलते हैं कि किसने गुस्ताखी की हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की। जियांग बोलता है कि मैं बस यहाँ पास से गुजर रहा था और मैंने सुना कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं चला आया। जियांग बोलता है कि तुमने मेरी तारीफों के पुल इतने क्यों बांध रखे थे? ये आदमी कहता है कि तुम शेन जियांग हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने 300 आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए। उसके जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ जो की बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। मैं यहाँ आ रहा था तो ब्लैक विंड गैंग के कुछ
डिसाइपल्स ने मुझे मारने की कोशिश की और वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो इसी गैंग से, तो मैंने उन सबको मार दिया। ये सुन के तो इसके पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। ये कहता है, जियांग तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसे करारा जवाब देते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे पे अटैक करो तो सही, और अगर मैं बदला लेना शुरू कर दूं तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? सबसे तुम्हें पहले पता करना चाहिए था ना, याओ फैमिली के कुत्ते बने घूमते हो तुम सभी लोग। यांग फैमिली पैट्रियार्क ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो डायरेक्ट जियांग के ऊपर अटैक करने चला जाता है। जियांग उसके फैमिली से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बचता है और फिर मौका मिलते ही अपनी पावर का यूज कर देता है। इसके बाद वो उस बूढ़ऊ को एक लात में ही अलग कर देता है। फिर वो बोलता है कि खुसट बूढ़े, तुम्हें पता नहीं है जब बात करते रहते हैं तो तुम जैसे बूढ़े आदमियों को बीच में नहीं आना चाहिए। हमारी सांस कब तुम्हारे शरीर से निकल जाए तुम्हें खुद पता नहीं। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। सब देख के उस सिटी लॉर्ड का तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। वो बोलता है कि ये जो एल्डर था ये 7th लेवल पे था, लेकिन जियांग ने इसे अपने एक ही मुक्के में नॉकआउट कर दिया। जियांग कहता है कि ये मामला मेरी और याओ फैमिली के बीच में है, तुम्हें अगर मरना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ही मुक्के में तुम्हें भी मार सकता हूँ। क्योंकि वो सिटी लॉर्ड और भी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं पड़ना, मैं तुम्हारे मामलों में नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लीडर अपने बंदों को बोलता है कि जाओ और इसे खत्म कर दो। जियांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि बूढ़ा तुम्हें पता भी है ऐसा तुमने कह के अपने मौत को अंजाम दिया है। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है और अज़ूर ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे रूम में भर चुकी थी। ये ब्लू फ्लेम्स की तरह धधक रही थी। वो एल्डर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक ही बार में इतने लोगों को कैसे मार दिया। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। जियांग पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो लीडर बोलता है कि मुझे पता है तुम एक टैलेंटेड कल्टिवेटर हो, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि तुम आज यहाँ मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसके बाद वो एक बहुत ही डरावने बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी जीभ को लंबा करके जियांग के ऊपर अटैक करता है। जियांग अगर तुम 7th लेवल पे भी पहुंच गए होगे ना तो भी तुम मेरे सामने एक कीड़े के ही बराबर हो। तुम्हारी औकात मेरे सामने बस एक तुच्छ कीड़े के जैसी है। जियांग के ऊपर जब वो एसिड लग जाता है तो वो बोलता है कि छी ये कितना गंदा एसिड है, और तो और ये जो भी चीज है ये मेरे हाथों को जला रही है। जियांग उसी वक्त अपने हाथों को झटकता और बोलता है कि मैं केयरलेस था, मैंने तुम्हें कम आंका लेकिन अब नहीं। वो लीडर वहीं पे तभी बोलता है कि जियांग मैं तुम्हारी लाइफ को भी मौत से भी बदतर बना दूंगा। के बाद वो जियांग के ऊपर मुसलसल हमले करते रहता है, लेकिन जियांग अपनी फुर्ती का यूज करते हुए उसे बहुत अच्छी तरह से डॉज कर लेता है। लीडर बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना छिप लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। रजने वाले बादल वैसे बरसते नहीं है। उसी तरह से जियांग भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे छिपकली। पर अटैक करने में इतना मदहोश थे कि तुम ये भूल ही गए कि तुम्हारी टंग को मैंने एक ही जगह पे बांध दिया है। ऐसा हम देख भी पाते हैं, वो अपने टंग को जब खींचने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पिलर आके गिर जाता है। इसके कारण उसका जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैंसिल आउट हो जाता है और वापस वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है जियांग कहता है कि तो चलो अब मुकाबला बारी बारी का होगा। जिसके बाद अब मेरी बारी है। वो अपने पंच को रेडी करता है और एकदम मुक्का जड़ देता है उसके फेस के ऊपर, जिसका नाम था स्काई टाइगर वायलेटिंग किलिंग फेस। इसके साथ जियांग बोलता है कि तुम मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे। जी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे कुकर्मों का ही परिणाम है। जो भी मैंने तुम्हें अभी पीटा ये सब मेरे अंकल, मेरे फादर और मेरे किंगडम पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए। मैं तुमसे हर उस चीज का बदला लूंगा जिसके कारण तुमने मुझे ठेस पहुंचाया है। वो लीडर जियांग के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है और वो टेक्निक जो भी यूज करता है वो टियान हुआ की थी। बंदे को अपने फादर के टेक्निक यूज करते हुए देखकर जियांग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था और जिसके कारण वो अटैक उसे हिट हो जाता है और वो पीछे खिसक जाता है। लीडर बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे फादर की टेक्निक को यूज कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बताता हूँ। ब्लैक विंड गैंग के जो फर्स्ट मास्टर थे वो डिसाइपल थे 9 हेवनली डिमोनिस के। और मैं एक ऐसा मैजिक यूज करता हूँ जो ओपोनेंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके मेरे पे ट्रांसफर करता है। अभी अभी जो अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर किया मैंने भी वही अटैक तुम्हारे ऊपर किया, लेकिन जब वो शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि जियांग के ऊपर तो इस अटैक का कोई असर ही नहीं होता। इसे हैरान परेशान देखते हुए फिर जियांग बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है। वो लीडर डरते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें भी इस टेक्निक के बारे में पता है? ये टेक्निक तो कई लाखों सालों पहले लॉस्ट हो चुकी थी। जियांग कहता है कि मुझे पता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये बहुत लाखों सालों पहले लुप्त हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी रियल पावर क्या है। वो ट्रू डिवावरिंग पावर का यूज करता है जिसकी वजह से ये एल्डर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। चारों तरफ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि सिटी में वन वीक बाद टूर्नामेंट का जो दिन था वो आ गया था। यहाँ पे वो एग्जामिनर बोल रहा था कि ग्रुप ए के सारे मेंबर्स जो वो सेंटर में आ जाओ। जिसके बाद हम एक लड़की को देख पाते जो कि 15 साल की थी जिसका नाम था यूलान। तो पहले मैदान में आती है। जिसके बाद वो उन सारे लोगों को इस टूर्नामेंट के रूल समझाने लगता। तभी एक बोलता है कि शेन जियांग कहाँ है। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें नहीं पता शेन जियांग ने पूरे ब्लैक विंड गैंग को कल तबाह कर दिया। वहाँ की ऑडियंस बोल रही थी कि सच में शेन जियांग ने पूरी ब्लैक विंड गैंग को तबाह कर दिया। मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा घायल होगा क्योंकि उसका जो मास्टर था वो 7th लेवल का था। वहाँ पे यूलान ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी और बोलती कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया।
इसी के साथ वो एग्जाम में फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो यूलान बोलती है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तुम सबको एक एक बार में हरा दूंगी। सारे लोग यूलान की पावर से बहुत ही ज्यादा बेखौफ हो चुके थे और इन्हें पता था कि यूलान इनसे ज्यादा पावरफुल है, और वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग मूव नहीं करोगे तो मैं ही एक्शन लेती हूँ पहले। इसके बाद वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। इतनी तेजी से अटैक कर रही थी कि वहाँ पे खड़े लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा था कि वो किस साइड से आने वाले। वो लोग हाथ पर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूलान अपनी स्ट्रेंथ और एक्सेबिलिटी का यूज करते हुए वहां से बच जाती है और उनके ऊपर अटैक करती है। तो बहुत ही कम टाइम में इन सारे लोगों को नॉकआउट कर देती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूलान को इसके बारे में पता था। वो पीछे मुड़ती है और एक अच्छी तरह से उसका मुकाबला करती है। वो जंप करते हुए उसके पीछे आ जाती है और उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्लैश अटैक कर देती है। तो जूडो या मार्शल आर्ट टेक्निक भी आप कह सकते हो। इसमें उसने अपने बॉडी वेट का यूज करके इस बड़े से पहाड़ जैसे बंदे को रिंग से बाहर ही फेंक दिया था। इसी के साथ मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ था और यूलान ने इन सारे बंदों को अपने रिंग से बाहर फेंक दिया। वो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सच में इसने सारे लोगों को नॉकआउट कर दिया, सच में फैमिली की जीनियस है। अपने ओपोनेंट्स को हराते के साथ ही यूलान जो थी इस पहले कंपटीशन के विनर हो चुकी थी। जिसके बाद एग्जामिनर बोलता है कि ग्रुप बी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक जगह आ जाओ, अब ग्रुप बी का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। वहीं जियांग के ओपोनेंट्स भी वहां पे आ गए थे। फिर बोलते हैं कि क्या शन जियांग अभी भी यहाँ आने की हिम्मत करेगा। याओ फैमिली के फिफ्थ एल्डर बोलते हैं कि वो बेवकूफ लड़का सिर्फ एंगर की वजह से इस टूर्नामेंट को नहीं छोड़ सकता। तो एग्जामिनर बोलता है कि अगर थोड़ी देर में जियांग यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसे लूजर समझा जाएगा। 1 2 तभी वहाँ पे जियांग की एंट्री होती है। जियांग बोलता है कि मैं तो यहीं पे प्रेजेंट हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे बिना ही इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं, कितने जिद्दी लोग हो तुम लोग। वो एल्डर बोलते हैं कि ये बेवकूफ लड़का इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंची, ये तो गधा है। जियांग एग्जामिनर से बोलता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, प्लीज रूल्स को रिपीट कीजिए। तो एग्जामिनर बताता है कि रूल्स सिंपली यही है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कम्पीट करेंगे और जो आखिरी तक में बचा रहेगा इस डिस्क के ऊपर वो विनर कहलाएगा। याओ फैमिली के एल्डर बोलते हैं कि जियांग भले ही तुमने ब्लैक विंड गैंग को हरा दिया, लेकिन तुम भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होगे और तुम मेरे प्लान से नहीं बच सकते। वो बोलता है कि मैंने इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत खर्च किया ताकि शन जियांग को हरा सके। इसके साथ ही वो एग्जामिनर इस एग्जाम को शुरू कर देता है। उसमें से एक बंदा बोलता है कि जियांग मुझे माफ करना हमारे साथ इतना क्रूअल होने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये तो कंपटीशन है। जियांग भी बेफिक्र होकर बोलता है कि आ जाओ तुम सारे एक साथ ही, मैं तुम सभी को एक साथ ही संभालूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग दूर फेंक जाते हैं। इनमें से एक बंदा जियांग की ट्रुकी को महसूस कर लेता है और बोलता है कि इसकी ट्रुकी तो बहुत ही ज्यादा डेंस है। फैमिली के एल्डर तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जिसके बाद जियांग बोलता है कि मैंने उस एल्डर को मारने के बाद जो ट्रुकी एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से मैं 8 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। उसके बाद जियांग बोलता है कि क्या तुम सब लोग खुद से हार मानोगे या मुझे तुम्हें हार मनवाना होगा। उनमें से बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि मैं तो बस यहीं पे ऐसे ही आया था, मैं हार मानता हूँ। इस मैच को जीतने के बाद वहाँ जितनी भी क्राउड थी वो जियांग का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं। लड़की कहते हैं कि मैंने इसे गलत आंका था, इसे मैं अब फाइट करने वाली हूँ आगे के राउंड में। वो एग्जामिनर बोलता है कि अब इस टूर्नामेंट का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यूलान और सोन नानमिंग एक ग्रुप में होंगे। इसी के साथ हमें सोन नानमिंग का चेहरा दिखाया जाता है। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। यहाँ ये यूलान से फ्लर्ट करता है तो यूलान बोलते हैं कि मैं तो तुमसे सपने में भी शादी ना करूँ। ग्रुप बी में थे शेन जियांग और याओ चोंग। इन दोनों की टीम एक साथ बनाई गई थी। ये बोलता है कि ब्रदर शेन जियांग, मैं आपको हरा सकता हूँ, इसे जीतने के लिए जो हो सके मैं वो करूंगा। जियांग बोलता है कि तुम बाकी याओ क्लैन वाले लोगों से बहुत अच्छे हो, तुम जेंटलमैन बनने का दिखावा नहीं करते। अभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है कि शन जियांग, आखिरकार तुमने अपना थोबड़ा दिखा ही दिया, तुमने जो ब्रदर टियानहुआ के साथ किया है मैं इसके लिए तुमसे बदला लूंगा। जिसके बाद वो जियांग की तरफ एक बड़ी सी तलवार लेके बढ़ता है और जियांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जियांग पूछता है कि क्या तुम याओ फैमिली से हो। इसके बाद वो उसकी तलवार को झटक देता है जो कि सीधा हवा में उछलती है। शेन जियांग की इतनी कमाल की रिफ्लेक्सेस को देख के वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तलवार भी जियांग अपने हाथों में क्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जियांग बोलता है कि अगर तुमने नाइफ पकड़ी है तो तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए कि मैं तुम्हारे अंदर ये घोप दूं। उस याओ टियानहुआ के बदले में क्यों ना तुम्हें ये इस जगह से खलास कर दूं। तभी वो वहाँ पे जो आता है याओ चोंग उससे बचा लेता है। बंदा बोलता है कि हमारी याओ फैमिली आउटसाइडर से नहीं सीखा जाता है, ये हमारा मैटर है तो हम खुद ही से सॉल्व कर लेंगे। वो पर्सन बोलता है कि मास्टर चोंग आपके हाथों से ब्लड आ रहा है, तो वो बोलता है कि तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये बंदा बोलता है कि याओ फैमिली के लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। यहाँ पे कितने सारे मेडिसिन है जो कि घाव को हील कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इसे बस 3 दिनों में हील कर दे। तुम देखना यूलान, इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतूंगा और हमारी शादी भी 3 दिनों बाद है ना। यूलान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और बोलते कि हाँ, सपने देखो मुझसे शादी करने के, बेवकूफ। वहीं दूसरी तरफ जियांग बोलता है कि इस बार तो तुमने बचा लिया उसे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी वो बंदा बोलता है याओ चोंग कि अगली बार मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं ठीक तुमसे 3 दिनों बाद मिलूंगा। जिसके साथ ये बंदा बोलता है कि ब्रदर टियानहुआ, मैं आपके हार का बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ वहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री होती है जो कि जियांग की तरफ ही देख रहे थे। जियांग उन्हें देखते हुए बहुत अजीब लगता है। जियांग कहता है कि मुझे लगा था कि याओ चोंग सबसे ज्यादा वियर्ड होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वियर्ड ही क्यों मुझे लगता है। इसी के साथ जब वो उन सामने जो आते हुए लोगों को देखता है तो उनमें से
एक ओल्ड मैन और उसके बाकी चारों तरफ 4-4 डिसाइपल्स थे। जियांग उन्हें देख के बहुत ज़्यादा शॉक था और बोलता है, इन लोगों की ट्रू की तो बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड और पावरफुल दिख रही है, क्या आप लोग इस मॉर्टल रियल्म से ही हैं? वो बंदा बोलता है कि क्या तुम शेन जियांग हो? उनमें से एल्डर बोलता है कि मेरा नाम शेन फुरोंग है, मैंने 50 साल पहले शेन फैमिली को छोड़ दिया था ताकि मैं मार्शल आर्ट सेक्ट में ज्वाइन कर सकूं और अब मैं तुम्हारा एंसेस्टर भी हूँ। जियांग कहता है कि ये लो, एक और एंसेस्टर आ गया, पता नहीं मेरे कितने सारे ग्रैंडफादर हैं। चलो अच्छी बात है, मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी हेल्प करने आए हैं। शेन फुरोंग बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे एक ही काम है बस। जियांग खुश होते हुए कहते हैं कि आप बस ऑर्डर कीजिए, मैं वो जरूर करूंगा अगर मेरे हित में हुआ तो। इसी के साथ उस एल्डर का रवैया बदल जाता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने याओ फैमिली से पंगे क्यों लिया? अभी के अभी जाओ और जाके उस याओ फैमिली के लोगों से माफी मांगो, याओ फैमिली के पावर से तुम परिचित नहीं हो। ये सुन के तो जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जियांग बोलता है कि एंसेस्टर आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप सब जान भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जिसके बाद वो एंसेस्टर बोलते हैं कि याओ फैमिली के लोगों ने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की थी जब मैं मार्शल आर्ट सेक्ट में था, तो अब अभी वहाँ पे ओल्ड एंसेस्टर की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को शेन फैमिली का मेंबर बताने की? शेन जियांग हमारी फैमिली का जीनियस है जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है और तुम उसके लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? ये भी बोलते हैं कि याओ फैमिली के एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा काबिल हैं जितना तुम सोचते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है अगर तुम उनसे माफी मांग लो, वरना बुरा बहुत हो सकता है तुम्हारे साथ। ओल्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि ये आदमी हमेशा से पागल रहा और बेवकूफ सेल्फिश भी। जियांग बोलता है कि क्या यहाँ मार्शल आर्ट सेक्ट के सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं? ओल्ड एंसेस्टर बताते हैं कि ज्यादातर इनमें से जो है वो सारे आउटर डिसाइपल हैं, लेकिन शेन फुरोंग एक हायर स्टेटस रखता है। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स की तो ये सारे डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स में माने जाते हैं। सारी बातें सुन के जियांग कहता है कि मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हूँ इस चीज को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ शेन जियांग पुशअप्स लगा रहा था और सिस्टर मेया उसके ऊपर अब महारानी की तरह बैठी हुई उसे कसरत करवा रही थी। पहले तो जियांग ने 3966, उसके बाद 3367, फिर 400 समथिंग, बहुत लंबी लंबी उसने पुशअप्स लगाई। लेकिन उसके बाद सिस्टर मेया कहते कि तुम्हें बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ये तो मेयाओ के मैजिक वेपन का कमाल है कि जो 3000 किलो तक का वजन बना सकती है और तुम्हें मदद कर रही है इस चीज़ में। इसी के साथ फिर देख पाते हैं कि जियांग की चीखें निकलती हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इतनी ज़्यादा टफ और हार्ड ट्रेनिंग तो उसने ज़िंदगी भर में नहीं की थी। छोटे बेवकूफ़, अब बारी है सेकंड स्टेप के। सेकंड स्टेप में तुम्हें ट्रू की के बीस्ट को हराना होगा जिसकी वजह से तुम उसकी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर पाओगे। जियांग बोलता है कि मैं व्हाइट टाइगर बीस्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरा मेन अटैक भी है। सिस्टम में ये अपनी पावर का यूज़ करती हैं और जियांग के अंदर वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को सेटअप कर देती हैं। जियांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देख पाता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टाइगर बीस्ट अपीयर हो चुका है। जियांग, अगर तुमने इस टाइगर को हरा दिया तो तुम इसके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर पाओगे। तुम्हें इसके लिए अगर पेनिट्रेशन ऑफ गोल्ड का भी यूज़ करना पड़ सकता है। जियांग बोलता है कि सिस्टम में ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है कि मुझे एक और बीस्ट दिख रहा है? ये तो जियानवू टर्टल है। मुझे लगता है ये तो बस कोई इत्तेफाक ही है, ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेया बोलती है कि तुम्हारी बॉडी में जैसा कि तुम्हें पता है कि 4 डिफरेंट बीस्ट के ट्रू की हैं मौजूद हैं और हो सकता है कि जियानवू का जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया और जिससे पहले टाइगर के बाद यही अपीयर हो गया। अगर तुम इन दोनों को नहीं हरा पाए तो ये दोनों की पावर तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। जिसके बाद बोलता है कि तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात आप अभी क्यों बता रहे हैं? इसी के साथ वो जो टाइगर बीस्ट था वो जियांग के ऊपर अटैक करना चला जाता है। अपनी काफी तेज स्पीड का यूज करता है और दूसरी तरफ वो जो जियानवू टर्टल था वो भी अपनी शील्ड की यूज से जियांग के ऊपर अटैक कर देता है। मेया जियांग को इतने बड़े खतरे के बीच में छोड़ के वहाँ पर से चली जाती है और दूसरी तरफ जियांग यहाँ दोनों बीस्ट से बच के भाग रहा था। दोनों बीस्ट का बच्चे तो जियांग को एक ही बार में मार डाले। टूर्नामेंट का अगला दिन दिखाया जाता है। वहाँ टूर्नामेंट के ग्राउंड पे वो जो एग्जामिनर था वो बोलता है कि अब सेकंड टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। पे जितने भी पास्ट कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज स्टेज पे आइए। इन सभी लोगों में जो भी जीतेगा उसे विनर कहा जाएगा। इसके आगे के एपिसोड्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल इश्यूज हो चुके हैं तो तब तक के लिए हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन आपके लिए हमने एक नई मानवा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है, सो प्लीज़ वॉच इट।